होनी चाहिए। बोलना है क्या? मतलब कल मुझे एक मुझे ट्वीट देखने को मिला। उस ट्वीट पे ये था कि एक परिवार है, वो परिवार पिछले 6-7 दिन से भटक रहा है, 7-8 दिन हो गए, उसको मरा हुआ घोषित कर दिया है। कोरोना में मरा हुआ घोषित कर दिया है। तो उनको सर्टिफिकेट में उनको उनका हेल्थ डिपार्टमेंट से जो लिस्ट निकला है उसमें उनका नाम है, उनका आधार कार्ड के साथ। अब वो घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, जगह जगह भटक रहे हैं, और मीडिया भी बोल रहा है कि ये देखिए भटक रहे हैं। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। अरे आप एक कंप्लेन कर दीजिए, आरटीआई लगाइए तो 48 आवर्स की। अब देखिए कैसे एक्शन नहीं होता और क्या नहीं होता और क्या होगा इसमें। तो ये चीज है। तो मुझे लगता है कि इसमें अवेयरनेस की कमी बहुत ज्यादा है, और शोर बहुत ज्यादा मच रहा है। लेकिन और जो सही दिशा में जो आप लोग जैसा बता रहे थे कि ये सारी चीजें कानून में प्रावधान है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर पा रहा है, मना करना चाह रहा है। दूसरे और कोई पार्टिसिपेंट्स? एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ गया था। हम जहाँ पे बैठे हुए थे उस जगह पे लाइन। हेलो। हाँ, एक मिनट, एक एक करके आप लोग बोलिए। रवि कौन? रवि शुक्ला जी बोलना चाह रहे हैं कुछ? हाँ, मैं कानपुर से हूँ। जैसा कि भाई साहब ने कहा था सिक्योरिटी के लिए, तो हम लोगों ने कानपुर में क्या किया था, कमिश्नर को एक लेटर दिया था, और भारत सरकार और गृह मंत्रालय के सर्कुलर को लेके, तो उसपे हमने एक आईपीएस रैंक के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाए जाने की मांग की थी, और महीने में हम लोगों के साथ 1 महीने में एक बार बैठक करे सेफ्टी और सुरक्षा के लिए। तो उसलिए कमिश्नर साहब ने डीएम साहब को कहा, डीएम साहब ने हम लोगों की मान ली बात, और महीने में एक बैठक होती है जिससे कोई भी आरटीआई कार्यकर्ता को कोई धमकी देता है या पुलिस वाले कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले एसपी साहब उसकी जांच करते हैं, तब रिपोर्ट दर्ज होती है। तो इससे क्या होता है, दरोगा वाले लोग ज्यादा खेल नहीं कर पाते नीचे। तो इस तरह हम लोगों ने कानपुर में बना रखा है। अगर कहेंगे तो उसके लेटर और डॉक्यूमेंट्स मैं आपको ऑनलाइन भेज दूंगा या व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। उस बिहाफ पे आप अन्य जिलों में भी इस तरह की कमेटी एक बना सकते हैं, जिससे उस जिले के जितने भी कार्यकर्ता आरटीआई के कार्यकर्ता हैं उनकी एक बैठक होती है प्रशासन के साथ महीने में एक बार। आप उसको ग्रुप में उनके शिवानंद जी के साथ शेयर कर दीजिए। वो जी 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 ले लेंगे। इनफैक्ट जी जी साथ एक ऑर्डर है, मैं आपको बताना चाहूंगा। बिहार का जो राज्य सूचना आयोग है, वहां से जीडी डिपार्टमेंट में इनफैक्ट वो ऑर्डर निकाला था वहां से, और उन्होंने जितने पीआईओज हैं अक्रॉस द स्टेट बिहार में, सबको कहा था कि अगर किसी तो वो कानूनन अपराध है। आप आवेदक को बड़े इज्जत के साथ पेश आएंगे और उनको सम्मान देते हुए उनको पूरा व्यवहार संयमित रखेंगे और सम्मान देते हुए इंफॉर्मेशन देंगे। तो ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यवहार भी बहुत खराब होता है। हमने देखा है कि बहुत ही रूडली पेश आते हैं। तो वैसा नहीं करना है, और उसके लिए बाकायदा जीएडी डिपार्टमेंट से वहां पर एक नोटिफिकेशन निकाला गया है सबके लिए। तो और कोई दूसरा, अगर कोई शिवानंद जी आप अगर हेलो 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 हाँ, नितिन कुशवाहा जी बताएं। नमस्कार सर, मैं इंदौर से नितिन कुशवाहा। मैं कुछ समय से आरटीआई लगा रहा हूँ। अभी 2 साल से एक्टिव हूँ मैं आरटीआई लगाने में। तो लगा तो मैं काफी टाइम से रहा था, परंतु मुझे क्या है, अपील करना नहीं आ रही थी, और अपील करना मुझे किसी ने बताया भी नहीं था। तो अभी 2 साल से मैं प्रथम अपील और द्वितीय अपील, पहली बार मैंने 4 अपीलें भी करी हैं, द्वितीय अपील भोपाल में, तो जो एक्सेप्ट हो गई हैं उनकी तारीख मुझे नहीं मिली है। ओके जी ठीक है नितिन जी। बाकी मैं व्यापारी हूँ, मतलब मेरा मसालों का काम है इंदौर में, खड़े और पिसे मसालों का। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने देखा कि काफी लोग जो हैं ये बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, और ऐसे एक तो हमारे यहाँ साथ में कोई जुड़ते हैं, वो मैंने देखा था उनके पीछे वो दुकान से ही अपना वो सुनते हैं। वो तो मतलब इन्हें रिटेल शॉप है उनकी, और शॉप से ही वो यहाँ वेबिनार में जुड़ते हैं, और काफी आरटीआई जो हैं वो जनहित में लगाते रहते हैं। तो ये काफी अच्छी बात है कि मतलब इन्हें समाज में बेसिकली आप अपनी जिम्मेदारी को समझ करके इसमें आगे बढ़ रहे हैं। और कोई सज्जन जो साथ में जुड़े हों, या मैं बाद में जुड़ा हूँ। हेलो, बीकानेर राजस्थान से मैं बाद में जुड़ा हूँ। जी रावत जी। हेलो, हाँ जी, मैं बीकानेर से राउतराम बोल रहा हूँ, राजस्थान से। मैंने सूचना
कानून बनने के बाद से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें मेरी अपील आयोग में दर्ज नहीं है। मतलब 70 से ज्यादा अपील दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन आवेदन करते हैं कलेक्टर को, अतिरिक्त कलेक्टर को, आवेदन करते हैं डीवाईएसपी को, आवेदन करते हैं ग्राम सेवक को, लेकिन प्रथम अपील करते हैं कलेक्टर को, प्रथम अपील करते हैं एसपी को, सरपंच, सब एक ही कड़ी है। मतलब और आवेदन और अपील में कोई अंतर नहीं है। और अपीलें सुनाई होती हैं, अपील में सूचना आयोग में तारीख पर तारीख जाते हैं और वो अपने टीए डीए बना लेते हैं अधिकारी, और हम जाते हैं अपने किराए से जाते हैं, और उन पर पेनल्टी तो दूर की बात, बहुत कम केसों में पेनल्टी होती है, लेकिन वो टीए डीए का बिल भी बना देते हैं। सूचना आयोग अपनी तारीख में जाते हैं, फिर भी टीए डीए बिल बना देते हैं। इसमें यदि संशोधन की यदि जरूरत थोड़ी है। नहीं रावत जी, ये बात सही है आपकी कि अधिकतर जगह जो है, शैलेश गांधी साहब भी अभी जा रहे हैं, इनफैक्ट अंजलि भारद्वाज जी भी चली गई हैं, और कई लोग जो हैं वो पार्टिसिपेंट्स जो वक्ता थे हमारे वो जा रहे हैं, उन सबका धन्यवाद। मतलब काफ़ी आज उन्होंने यहाँ पर हमें जानकारी दी। तो रावत जी, जैसा आप बता रहे थे कि ये मतलब परेशानी होती है, मतलब इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, सही ढंग से जानकारी दी नहीं जाती है, ये एक तरह से हैरासमेंट ही है। मैं कहूँगा कि आप वहाँ भी कोशिश करिए सूचना आयोग में कि सुनवाई जो है फोन पर हो जाए। नहीं, सूचना आयोग में किसी तरह से लगे निखिल भाई साहब, शंकर सिंह जी, निखिल जी हमारी बहुत अवध से मदद करते हैं, रास्ता भी शिवानी है, हमारी कोई शिकायत नहीं, लेकिन इसमें कुछ बदलाव हो तो अच्छा रहे। नहीं होना चाहिए, ये सब तो ऑनलाइन हो जाए। निखिल देव जी तो पूरा मतलब करता धरता ही रहे हैं आरटीआई की, तो उनको तो इसमें वो है वहाँ पर, तो आई एम श्योर कि काफी सहयोग मिल रहा होगा आपको। नहीं वो तो है। बताइए। हेलो, डॉक्टर बिंदा कुमारी जी को हम सुन रहे थे, गांधी जी वो अनम्यूट करना पड़ेगा डॉक्टर बिंदा कुमारी जी, आपको अनम्यूट बटन दो। हेलो, डॉक्टर बिंदा कुमारी है, मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मैं कोविड के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। मेरा कहना है कि अभी जिस तरह से जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, हमारी जो स्थिति है, आज मानसिक स्थिति जो हर एक इंसान के लिए बहुत दुखदाई है, और हमारा जो स्थिति जिस तरह का हम लोग फेस कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा ऊपर उठ के सोचना होगा कि जिनके घरों में इस तरह का कोविड का जो प्रॉब्लम आया है, जो फेस कर रहे हैं आज के डेट में, वो लोग बहुत तरह की स्थितियों से गुजर रहे हैं। जो लोग घर में बैठे हैं, आराम से उनको खाना पीना मिल रहा है, उनके लिए उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है सर। बट जो उनके बारे में सोचिए, जो एक एक पल जी रहे हैं बहुत मुश्किल से, उनके लिए खाना पीना हर एक चीज़ का परेशानी है। तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि सरकार तो हर चीज़ प्रोवाइड कर रही है, लेकिन क्या ये सही है सर कि हर जगह ये चीज़ प्रोवाइड हो रहा है? जो लोग डेली कमाते हैं खाते हैं, क्या उनके लिए है पॉसिबल कि वो घर बैठ कर के खा लें 2 वक्त की रोटी, अपने बच्चों को पाल सकें? जो लोग बीमार हैं, उनके पास दवाइयाँ नहीं हैं लेने के लिए, पैसे नहीं है उनके पास। सरकार तो बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, लेकिन हर चीज़ उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो क्या सर इस पे कुछ सोचा जा सकता है? नहीं, देखिए यही चीजें तो हम कह रहे हैं कि ये जो बेसिक मतलब जो सरकार क्लेम कर रही है, अगर सरकार क्लेम कर रही है कि हम आपको राशन दे रहे हैं और सरकार क्लेम कर रही है कि हम दवाई दे रहे हैं आपको, तो हम लोग इसी बात पे तो चर्चा कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन कैसे आप उसको स्योमोटो आप एक सिस्टम एक इवॉल्व हो सके, जहाँ जैसे निखिल साहब ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कंप्लेंट करेंगे, ये जो तमाम ग्रीवियांस है कि भाई राशन नहीं मिल रहा, वो सॉर्ट आउट हो पाए। हमारे सामने देखा हमने लॉकडाउन के समय एक सज्जन मिलने आए, उन्होंने बताया कि वो उनका राशन कार्ड रीवा का बना हुआ है, यहाँ पे राशन लेने एक्सेस कर रहे थे, दुकानदार ने मना कर दिया देने से। वो कहते नहीं, जाइए आपका जहाँ से बना हुआ वहां से, जबकि सरकारी योजनाओं में देखेंगे और अनाउंसमेंट देखेंगे तो कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं कि आप जहाँ भी है आप राशन ले सकते हैं उसको।
सर हमारा एक और बात है, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे जगहों पे हैं जहाँ पे बिजली नहीं है सर, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बहुत सारे इस तरह के एडवांस मोबाइल यूज नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए कहाँ तक सर अवेलेबल है कि वो ये करके हेल्पलाइन ये वो? हेल्पलाइन देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में दिक्कत होगी ना आपको, लेकिन यस अगर सर। आप हेल्पलाइन कर लें तो फिर जो व्यक्ति वहां बैठा होगा वो बता देगा कि वो लिखेगा ना, डाटा एंट्री का काम उसका होगा कि आपकी कंप्लेन क्या है, और फिर उसमें आपको एक टिकट नंबर दे देंगे कि आप फ्यूचर में आप इसको बताइएगा जब भी आपको इस पर कंप्लेन का निराकरण के लिए। तो वो व्यवस्था तो की जा सकती है। हेल्पलाइन तो इसीलिए बहुत उपयोगी होता है कि जब ऐसे व्यक्ति जो कि अपनी बात लिख नहीं सकते हैं या फिर कोई ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर इसको अगर हम लोग वहां तक भी ले आए, हेल्पलाइन तो अच्छी चीज है बहुत, थोड़ा सा और आगे का हो गया, लेकिन अगर हम इसको ऑनलाइन केस पर भी ले आए, उसका कुछ मैकेनिज्म और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोटोकॉल अगर जैसे बना हुआ है राजस्थान में, जैसे बता रहे थे कि कुछ प्रोटोकॉल बना हुआ है वहाँ पे, इतने दिन में ये सॉर्ट आउट होगा ये, तो वो डेवलप हो जाए तो बहुत अच्छा है। कम से कम आप किसी की मदद से तो आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप चले जाएंगे, बोलेंगे भैया जरा मेरा ये कंप्लेंट जरा इस पे लॉक कर दीजिए, तो वो उसमें हेल्पफुल हो जाता है। तो सर एक बात हम और कहना चाहेंगे, क्या कुछ ऐसा सिस्टम है जो हम लोग जो लोग बहुत ज्यादा टेंशन में है, स्ट्रेस में है और मानसिक तौर से टूट चुके हैं, क्या उनके लिए कोविड के प्रति कुछ ऐसा हो सकता है कि उनकी स्थिति तो कुछ और भी हो सकता है, जैसे सुधारा जा सकता है, कुछ थोड़ा सा परिवर्तन किया जा सकता है, क्या इस तरह का सर सोचा जा सकता है क्या? मैं समझा नहीं इसका, ये जो आखिरी पॉइंट है आपका वो शायद सर मैं कहना चाह रही हूँ कि आज के डेट में जो कोविड को लेकर के लोग मानसिक तौर से बहुत प्रेशर टेंशन में है, स्ट्रेस है हाँ स्ट्रेस में है, तो वैसे लोगों को वो जो बहुत ज्यादा है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि बहुत ज्यादा जो स्ट्रेस जो में है, आप मेडिकल क्या हेल्प, उनके लिए? क्योंकि ये तो एक अगर स्ट्रेस और मानसिक जो तनाव है उसके लिए तो ये तो एक अगर आप देखें तो जो हमारे प्लेटफॉर्म पर इस पे पहले भी एक गवर्नमेंट जो डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट, वो जुड़े थे, तो उन्होंने बताया था कि ये पोस्ट कोविड के बाद हम लोग एक बहुत ऐसी केसेस से हम लोग डील करेंगे जहाँ लोग जो मानसिक प्रताड़ना हुई है उसकी वजह से बहुत ज्यादा यस सर हमारा यही कहना है। हाँ, तो वो उसके लिए उनका कहना था इसके लिए ये कोई ये इसके लिए तो मेडिकल हेल्प भी चाहिए, और हमारा जो हेल्थ सिस्टम है आपको खुद मालूम है बिंदा जी कितनी बुरी स्थिति में है हेल्थ का जो यस सर। और भारत में वैसे भी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के बहुत अज्ञानता है, लोगों को मालूम ही नहीं, वो लोग केयर भी नहीं करते, उन लोग ना लोग उसमें ज्यादा रुचि रखते हैं ना जानने की कोशिश करते हैं, तो वो एक बड़ा चैलेंजिंग एक वो है, क्योंकि आप देखेंगे कि हर आदमी उसमें जो इस दौर से गुजरा है और वो काफी स्ट्रेसफुल रहा है उसके लिए, और खासतौर से जिन लोगों ने अपने को खो दिया है या फिर जो लोग जॉब चली गई है, जिनके धंधे पानी सब बंद हो गए हैं, तो यस सर। उनके लिए बहुत बुरी स्थिति हुई है। ये इसके लिए तो मतलब ने आई एम श्योर कि गवर्नमेंट में जो कुछ लोग हैं जो जिम्मेदार हैं वो उसको डील करेंगे कि देखें इस ओर की किस तरह से इसमें हेल्प की जा सकती है, क्योंकि डॉक्टर तो इसको लेकर के काफी अवेयर हैं, डॉक्टर बात भी कर रहे हैं इस बारे में। और सर एक और बात था कि जैसे कि बहुत सारे लोगों को जैसे अभी बताया गया है कि मान लीजिए कि जॉब छूट गया है, जिन लोगों का वो घर में बैठे हुए हैं, क्या उनको प्रोवाइड किया जा सकता है दोबारा? जो लोग काम कर रहे हैं जिस कंडीशन में पहले कर रहे थे, क्या एज इट इज वो लोग काम कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक जैसे लॉकडाउन है तो आपको ये नहीं करना है वो नहीं करना, बहुत सारे यहाँ पे नियम कानून बताए गए हैं, बट किसी को ये नहीं बताया गया है क्या उस दौरान उसके बाद अगर उसको किसी तरह का क्षति होता है तो क्या उसको उसका भरपाई हो पाएगा? हर एक इंसान के लिए तो सिर्फ पॉसिबल नहीं है, सरकार हर के लिए तो बोलती है बट हो नहीं पाता है ऐसा। तुम्हारी आप कौन से राज्य और कौन से देश की बात कर रही है, कहाँ पर हो पा रही है भरपाई? आज मुझे एक केस बता दीजिए जहाँ पर किसी ठेले वाले की, किसी दुकानदार की कोई कमाई चली गई हो
जिसका बिजनेस पूरा ठप हो गया हो, जिसकी जॉब चली गई हो, किसको बेरोजगारी का भत्ता मिल गया हो, किसको उसका इस टाइप का कोई योजना। मुझे नहीं सर, मैं जनरल बात कर रही हूँ, सिर्फ एक सिंपल, मुझे एक एग्जांपल बता दीजिए कहाँ हो पा रहा है। कहीं एक राज की बात मैं नहीं कर रही हूँ सर, मैं जनरल बात कर रही हूँ। जनरल चलो बात क्या इस तरह से होता है? बिंदा कुमारी जी, आपकी बात बिल्कुल बहुत ही जायज है, और इस विषय में हमारे बीच में एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर भी आते थे। इस बार हम उनको कार्यक्रम में नहीं इनवाइट कर सके, हम अगले किसी कार्यक्रम में इनवाइट करेंगे और आपको बिल्कुल वो मार्गदर्शन देंगे, और हम सबको मार्गदर्शन देंगे। ये एक मेजर इशू है जिस पर आप चर्चा कर रही हैं, और आपका पॉइंट नोट किया जाना चाहिए, और हम इससे वाकिफ हैं, और हम सबको इससे तकलीफ हो रही है। और क्योंकि किसी न किसी के परिजन कहीं ना कहीं रिलेशन में इस तरह से कोविड से प्रभावित हुए हैं, जॉब गई है, जॉब लॉस, और ये सारी चीज़ें, तो ये चिंता का विषय है। और इसको अभी अपन होल्ड करते हैं, अगले मीटिंग में आप जुड़े रहिए, हम जरूर उनको लेकर के आएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करवाएंगे। हमारे बीच में और भी पार्टिसिपेंट थे। हेलो जी हाँ, हेलो 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 जी जी, गांधी जी बताइए। हाँ बोलिए। सर, मैं यूपी सोनभद्र से हूँ। तो एक हमारे यहाँ यूपी में ऑनलाइन आरटीआई दाखिल होती है, तो उसमें क्या होता है कि वो 400 लोगों की 450 लोगों की लिस्ट बनी हुई है कि इतने लोगों के यहाँ आवेदन करना, अगर ये क्योंकि इनके यहाँ नहीं करेंगे अगर धारा 6(3) के अंतर्गत ट्रांसफर नहीं होगी। तो मैं ये जानना, धारा 6(3) जो है, जैसे मैंने डीएम के यहाँ डाल दिया और हमको आरटीआई एसडीएम से लेनी है, तो वो धारा 6(3) के अंतर्गत आए, उनके अधीनस्थ आएगी कि नहीं आएगी? कि मैं डीएम के यहाँ डायल कर दूं तो एसडीएम के यहाँ चला जाएगा, कि वो मेरी आरटीआई कैंसिल हो जाएगी? हमारी बात सर समझ पा रहे हैं कि नहीं? कैंसिल कैसे हो जाएगी गांधी जी? कानून जैसे मैं कानून बना हुआ, आप कहीं भी दायर करिए, जब कानून में कुछ अगर ये प्रोविजन बना हुआ है धारा 6(3) का, जी जी जी, तो समझ के बनाया होगा कि भाई इसको अंतरित करना है। लेकिन उन्होंने सर एक्चुअली जब वो आरटीआई डाली जाती है तो वो 450 लोगों का उन्होंने कहीं लिखा हुआ है, आरटीआई कानून में धारा जी जो कैंसिल होता है, जहां सूचनाएं नहीं दी जाती, वो धारा 8 में है। तो धारा 8 में कहीं लिखा हुआ है कि अगर सूचना संबंधित पीआईओ से नहीं होगी तो सूचना को मना कर दिया जाएगा। नहीं सर, वो पहले लिख देते हैं कि जैसे कि आप ऑफलाइन डालिए उसको, ऑनलाइन नहीं डाल पाएंगे। नहीं, आप ऑनलाइन वाली बात नहीं है। जी जी, ट्रांसफर नहीं हो पाता है जी। जैसे मुझे एसडीएम से सूचना चाहिए, एसडीएम का नाम जो है उस कॉलम में है नहीं, 450 वाले कॉलम में, तो मैं किसके यहाँ ऑनलाइन डालूं, क्यों मिले? या तो मैं फिर ऑफलाइन ही एसडीएम साहब के यहाँ वो सूचना मांगू। मैं ये पूछ ना, देखिए मेरा कहना है 6(3) में जी जी का प्रोविजन ऑनलाइन होने से 6(3) का प्रोविजन हुए ना खत्म हो जाएगा जी। ये उसको फिर चैलेंज करिए कि आपको ट्रांसफर करना था और नहीं है ट्रांसफर व्यवस्था, तो आप जानो जी। लेकिन वो शुरू में ही लिख देते हैं कि देखिए भाई, जो इसमें लोग हैं जो ये लिस्ट में है, उन्हीं के यहाँ जो है आप सूचना मांग सकते हैं ऑनलाइन, अन्यथा आप ऑफलाइन अप्लाई करें। और मुझे जी महाराज जी, मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए तो कल को ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने किसी ने बनाया होगा, ये है ना, ऑनलाइन का पूरा जो स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाते हैं ना, अगर वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिसाइड सूचना का अधिकार कानून कैसे होगा, क्या प्रोविजन होंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कल को मान लो उसमें लिख दे कि वो प्रथम अपील का उसमें ऑप्शन ही नहीं दे, तो क्या प्रथम अपील होनी बंद हो जाएगी क्या? नहीं ना। जी जी, जरूरत है, अगर ऐसा कोई आपको लिख कर देता है आप उसको नहीं वो ऑफलाइन होगी। मैं बोल रहा हूँ आप ऑनलाइन आप उसको ऑनलाइन ही चैलेंज करिए, ऑनलाइन की व्यवस्था है ना। आप ऑनलाइन अगर आपको ये मना कर देते हैं कि ये हमारे यहाँ नहीं होगा, तो उनको बोलिए कि ये 6(3) का उल्लंघन है, मैं फिर से दोबारा फीस क्यों भरूंगा 10 रुपए जी। मुझे अगर कलेक्टर ऑफिस में नीचे ही एसडीएम है और आपका एसडीएम, और आप खुद बोल रहे हो कि उसमें एसडीएम है ही नहीं पूरे उसमें, और आपको एसडीएम चाहिए, जी 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 जी, सिस्टम फॉल्टी है। आरटीआई का जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है कानून फॉल्टी नहीं है, ये बात समझ लीजिए, कानून फॉल्टी नहीं है, कानून बिल्कुल सही है और कानून के हिसाब से सिस्टम बनना चाहिए। ओके सर, आप सिस्टम में चेंज कीजिए, सॉफ्टवेयर ओके सर, चेंज करवाइए।
ओके सर, थैंक्स। सर ये जो सीएम हेल्पलाइन मध्य प्रदेश में है 181, इसको शिकायतकर्ता के बगैर निराकरण के फर्जी तरीके से बंद कर दिया जाता है और मैसेज आता है कि आपकी शिकायत का निराकरण हुआ। आदमी 2 बार 3 बार करता है, उसके बाद उस पर कोई रिस्पांस मिलना बंद हो जाता है। तो इसकी आरटीआई आदमी कहाँ लगाए 181 पर? एकदम पूर्ण रूप से बोगस है। इसका जो निराकरण हो रहा है खासकर रीवा जिले में, रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में फर्जी तरीके से लोग इसका निराकरण कर दे रहे हैं शिकायतकर्ता से बगैर संपर्क, बगैर उसकी समस्या के निवारण के। दूसरा सर ये है कि कभी अगर आयोग स्वतः संज्ञान ले कि जो सूचना के अधिकार में नियमावली है, क्या कार्यालय उसका पालन कर रहे हैं, इसलिए कि रीवा जिले के किसी कार्यालय में अपीली अधिकारी का नाम, अपील कहाँ करनी है, ऐसा कोई बोर्ड चश्मा नहीं है। तीसरा, हर रीवा के कार्यालय में बोल दिया जाता है कि हमारे पास सील नहीं है और वो फर्जी चिड़िया बैठा देता है। पहली बात तो ये कि आप कार्यालय जाए नहीं जी, कार्यालय जाने की जरूरत ही नहीं है जी सर, है ना, क्योंकि आप अक्सर ये फिर वहां जाकर के फिर देखते हैं कि वो रूड बिहेवियर की कंप्लेन हो रही है, तमाम चीजों की कंप्लेन, उसके लिए हम लोग लिखते हैं, फिर वहां से दूसरा पक्ष आता है कि नहीं वो तो एप्लीकेंट बदतमीजी कर रहे हैं और ये पता नहीं, इस तरह की विवाद बनती है। तो मेरा सबसे सही जो है वो जैसा कि यहाँ पर माननीय शैलेश गांधी जी भी आते थे, वो भी यही राय रखते हैं कि आप अपनी आरटीआई घर पे बैठ करके राजाओं की तरह लगाएं जी, याचना की मुद्रा में मत आए, जाकर के राजाओं की तरह जाकर के पोस्ट ऑफिस में जाकर के दे दीजिए, उसको ट्रैक कर लीजिए, ऑनलाइन ट्रैकिंग करिए, ऑनलाइन ट्रैकिंग का रिपोर्ट निकालिए डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ है ना। तो वहां जाके खड़े होना, दुआ सलाम करना, ये सब बंद करिए सरकारी कार्यालय में। ये सिस्टम पूरा बना हुआ है जनता के प्रति अकाउंटेबल करने के लिए, तो उस हिसाब से उसको चलने दे। और जो आप पहला आपने जो उसका बताया कि सीएम हेल्पलाइन लगा हुआ है, तो आपको मालूम होना चाहिए कानून में ऑलरेडी इसका प्रोविजन है 782 783, धारा 782 783 में प्रोविजन है कि लोक सूचना अधिकारी आपको बताएंगे कि कौन है प्रथम अपील अधिकारी, वो कानून का उल्लंघन होगा। तो इसमें तो ऑलरेडी कोई दिक्कत ही नहीं है, आप उस हिसाब से उसको चलाइए और उसमें अगर कंप्लेंट होती है तो फिर उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई भी करते हैं। शिवानंद जी। जी सर। अभी और भी कोई है जो हेलो हेलो, हाँ, हमारे ख्याल से लोग प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। सर एक बात जी, मैं और पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि अपन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे इनके मामले से ये बात सामने आई कि रीवा के कई कार्यालयों में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते हैं। वो तो ठीक है कि मतलब हम स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, लेकिन आखिर कार्यालयों में लोगों को, लोक सूचना अधिकारियों को यह डर कब आएगा कि उनको आवेदन लेना चाहिए? हम लोग लेते हैं कंप्लेन आई थी तो किसी ने वीडियो बना कर ली। मेरा कहना है कि आप एक मतलब इन्हें आप एक ऐसी व्यवस्था की ओर भी जा रहे हो ना जहां मतलब इन्हें आप कितना मतलब इन्हें समय उसमें जाया होगा। आप ये भी देखिए, आप एक कंप्लेन करेंगे, लिख करके मेरे पास भेजेंगे, फिर उसकी मुझे तो उसका प्रूफ भी चाहिए कि वो डिनाई कर रहे हैं। अब आपको ये भी प्रूफ करना होगा कि वो डिनाई कर रहे हैं, वो क्योंकि वो अधिकारी बोल देगा कि साहब ये आए नहीं थे, ऐसा कुछ वाक्य नहीं हुआ है, हम तो लेने को तैयार हैं, है ना। सिर्फ आपके कहने मात्र से तो नहीं होगा ना कि वो नहीं। सर इस विषय में मुझे ये लगता है कि सिंपल सेक्शन 18(1)(f) के अंतर्गत अपन यदि कंप्लेन एंटरटेन करें और यदि क्या करेंगे, सिर्फ आप नोटिस भेज देंगे। नोटिस भेज के क्या करेंगे आप, बेसिकली क्या कर रहे हैं, सूचना आयोग का काम भी बढ़ा रहे हैं, सूचना आयोग का समय भी बर्बाद कर रहे हैं। हम भेजेंगे नोटिस भेजने के बाद वो वहां से आएगा, एक जवाब आ जाएगा लिखित में, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर आप जाएंगे देने के लिए, फिर वो मना कर देगा, फिर आप बोलेंगे कि नहीं हमारे साथ ऐसा हो गया है। बेसिकली फिर मैं तो यही बोलूंगा, जब उसकी जांच होती है तो मैं बोलता हूँ कि आप प्रूफ बताइए। प्रूफ क्या होता है? वीडियो रिकॉर्डिंग। फिर आप मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भेजेंगे, ठीक है ना, एक दिन जाएंगे, फिर बनाएंगे, हो सकता है उस समय फिर हाथापाई भी हो आपकी, कुछ हो, फिर एक और विवाद बने। अब खैर आप मुझे 2 सीडी बना के भेजेंगे,
अब आप देखिए, वो 10 रुपए की एप्लीकेशन, फिर उसको सीडी बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको पोस्ट करेंगे मेरे पास, फिर मेरे पास पोस्ट आएगी, मैं उसमें सुनवाई लगाऊंगा, उसको पूछूंगा, उसका भी पक्ष लूंगा, लेना भी चाहिए। उसके बाद हो सकता है मैं उसको सजा भी कर दूं अगर सही जवाब नहीं आ पाया, तो सजा भी मिल जाएगी। और उसका दूसरा तरीका ये है कि इन सब से दूर आप अपनी एक आरटीआई 10 रुपए में लगा करके पोस्ट ऑफिस से भेज दीजिए और ट्रैकिंग रिपोर्ट निकाल करके अपनी पूरे सिस्टम को जवाबदेह बनाइए, तो वो ज्यादा सही रहेगा भैया। नहीं सर, वो सब चीजें तो ठीक है, अपन एग्री कर रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों से, बस इन सब चीजों से सवाल ये है कि अब हम बढ़ रहे हैं ऑनलाइन आरटीआई की तरफ शिवानंद जी, है ना, जहां आप लोग जो बेसिकली देखिए क्या है, मैं तो कहता हूँ क्या सरकारी कार्यालय में जाना जरूरी है क्या? वहां उनसे रूबरू होना जरूरी है अधिकारियों से? ऑनलाइन आरटीआई में कितने लोग करते हैं, कितने ढेर सारे हमारे साथी हैं जो ऑनलाइन आरटीआई लगाते हैं और वो जानकारी लेते हैं, लेकिन अक्सर मैंने देखा कि एक गांव के स्तर पर बहुत मतलब मैंने वो सचिव और इसके लेकर के कि हमने वो इतनी ईगो की लड़ाई भी हम देखने को मिलती। कई बार हम लोग सुनवाई में आधा घंटे लड़ते हैं एप्लीकेंट और पंचायत सचिव बोलता है कि वो हमको इन्फॉर्मेशन नहीं आए, ये बोलते हैं कि हमको देने नहीं आए, घर आसपास में और वो बिल्कुल मामला पूरा होता है उल्टा कर देते। मैं कहता हूँ कि भाई आप हम इंफॉर्मेशन जो भारतीय डाक सेवा उसका उपयोग करिए, आपको अगर बात कहनी है अपना देश, वो कहते हैं सर यहाँ पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। नहीं ये तो डिस्कशन हमारा अगले टॉपिक में कहीं भी होगा, लेकिन जैसे अपन स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेजते हैं ना, तो यहाँ पे बहुत सारे जो गांव से जुड़े हुए आवेदक हैं वो आपको बताएंगे कि स्पीड पोस्ट भी अनडिलीवर्ड रहता है, और वो सीधे सीधे लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर कह देता है कि हम लेंगे नहीं। उसमें शिवानंद जी उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, उसमें मैं कार्रवाई करता हूँ, नहीं सर, उसमें पेनल्टी लगा चुका हूँ। नहीं आप कर रहे हैं कार्रवाई, कुछ कार्रवाई सर आप कर रहे हैं, लेकिन आज अपन ये बात कर रहे हैं कि आरटीआई की जो स्थिति है वो सही मायने में देखा जाए तो इन जनरल यदि हम अपन स्पेशल केसेस को छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर सुधरी नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के ये हम कह रहे हैं कि मतलब ये स्थितियां 90 में अपन 2% मान सकते हैं, लेकिन जिन पे आपने मतलब जुर्माना कर दिया वो सुधर सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन वो 98% बिल्कुल नहीं सुधर रहे हैं। हाँ बताइए द्विवेदी जी, द्विवेदी जी, हेलो। द्विवेदी जी, नहीं सर माफी चाहूंगा, एक मिनट में और एक मिनट रुकेंगे सर सुरेंद्र जी, एक मिनट। हेलो हेलो, हाँ सर मैं ये कह रहा था कि जैसे आप पोस्ट ऑफिस की बात कर रहे हैं सर, जो पोस्ट ऑफिस की हम बात कर रहे हैं, इस तरह के केसेस मेरे भी सामने आए, लेकिन वो हम लोगों की गलती है ना। देखिए अगर पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन आपको रिटर्न करता है तो आप उसके सुप्रीटेंडेंट को फाइल करें या पोस्ट में लगाएं और उससे रिटर्न स्टेटमेंट मांगे कि उसने लेटर जो आपको रिटर्न करा है। तो सर इस तरह के केसेस में वो मैं दोबारा से पोस्टमैन उस चीज को करेगा ही नहीं। कई बार क्या होता है कि ऑफिसर बोलते थे कि आप इसको रिटर्न कर दीजिए। अगर आप उस पोस्टमैन के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर देंगे ना सर, तो दोबारा से केस नहीं होंगे। मेरे साथ ये हुआ था, मैंने कंप्लेंट फाइल की थी। चलिए इस विषय में मैं निखिल डे सर भी सुन रहे हैं बड़े ध्यान से। निखिल डे सर को मैं थोड़ा सा इनवाइट करूंगा इस विषय में अपना वो थोड़ा सा मार्गदर्शन दें, प्रकाश डालें कि इस तरह की समस्याओं का क्या समाधान है। अपन जनरल आरटीआई की बात करते हैं राज्य में जरूर हम भी लड़ रहे हैं और ऑनलाइन के लिए हम लड़ रहे हैं। काफी जैसे राजस्थान में अब सारे पंचायत भी मैप हो गए हैं। सबसे निचले स्तर पर जैसे स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं और पंचायत हैं, उनका भी मैपिंग हो गया और वो पीछे पड़े हैं। लेकिन हम लोगों का अनुभव रहा है कि जहां आप कोई संगठनात्मक ताकत लगा सकते हैं तो एक हिस्सा है सूचना, आपकी अर्जी पहुंचे और सूचना मिलना, लेकिन दूसरा हिस्सा है
कि वो लोग मान्यता देते हैं कि नहीं देते हैं कि ये सारी सूचनाएं खुली होनी चाहिए और आप लोगों को मिलनी चाहिए। तो मैं तो इस किस्म की चीजों के लिए हम लोगों ने बैठ के कहा है कि हम तो अपील में जाएंगे ही नहीं। प्रशासन का काम है कानून को मानना। यदि सरपंच नहीं मान रहा है, यदि ग्राम सेवक नहीं मान रहा है तो बीडीओ नहीं मान रहा है तो कलेक्टर, उनको कहना कि ये कानून है, भारत का कानून है, आपको सूचना देना है। मैं क्यों जाऊं अपील में? अपील में जाऊंगा यदि कोई कानून की बात है जो आम तौर पर लोगों को मिलना है। और पंचायतों में बहुत ठीक है, मेरी चिट्ठी जाए डाक से, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास, वो ग्राम सेवक और सरपंच के गुंडे मेरे घर पहुंच जाएंगे। तो आमने सामना वो एक बहुत बड़ी रियलिटी है। और आप देख रहे होंगे जो आपके कोर्ट में आपके सामने होता है, आप उम्मीद कर सकते हो जो अड़ोसी पड़ोसी है वो क्या सामना कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजों पर जो हमें लगता है छोटी छोटी, उस पर जान गई है लोगों की कि हिम्मत कैसे आ गई मेरे से सूचना मांगने की। तो इसमें एक रियलिटी है पावर की, राहुल जी, और वो पावर की रियलिटी को हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। और एक चीज जो इस मीटिंग में, एक आरटीआई की बहुत बड़ी खासियत और खूबी है कि इंडिविजुअल भी ताकत ले लेता है, लेकिन एक टाइम आता है जब उनको भी अपना एक समूह बनाने के अलावा रास्ता नहीं है। और यहाँ हमें वो एक तरीके का समूह जहाँ कहें, ये व्यक्ति पूछ रहा है आप कैसे उसको धमका रहे हो, ये जो हम कहते हैं विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, ये केवल उस सिस्टम से नहीं आएगा, हमें एक दूसरे का साथ भी देना पड़ेगा और एक माहौल बनाना पड़ेगा कि क्या हिम्मत हो गई कि आपने इसको धारा 4 में नहीं निकाला, इसको तो सूचना मांगने की जरूरत ही नहीं हो, इसको आपको देना ही चाहिए। तो ये भी हमें साथ साथ करना पड़ेगा। ऑनलाइन जादू नहीं है, बात ये है ऑनलाइन पोटेंशियली कागज दिखता है कि ये बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन एक रियलिटी, पावर रियलिटी है, उसका भी हमें कहीं ना कहीं सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही राहुल जी मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत से कलेक्टेड ऑफिस में ये मार्किंग का सिस्टम चल रहा है कि आप पहले मार्क कराओ फिर जाके जमा करना। तो इससे क्या होता है सर, एक तो ऑफिसर नहीं मिलता मार्क करने वाला, उसके बाद हम लोग को परेशान होना पड़ता है। जब ऑफिस जैसे भोपाल में है तो हम लोग क्यों स्पीड पोस्ट करें, वहां जाके डायरेक्ट भी दे सकते हैं। ये मार्किंग का रूल जबरदस्ती कोई सेक्शन नहीं है, उसके बाद भी ये लोग परेशान करते हैं आवक जावक में। नहीं गोविंद जी, हम वहां पे जाएं क्यों, हमें जरूरत क्या है? अब जिससे हमें तो और भी दो काम रहते सर हैं देखिए ना। ऐसा है, जाने का मतलब है हम ऐसे, और मैंने इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट भी करी है नहीं, एसआई देखिए से एमपी में, अभी तक कोई गोविंद जवाब ही देसवारी नहीं जी है। नहीं सुनिए, अक्षय गोस्वामी जी, गोविंद देसवारी जी का प्रश्न बहुत जायज है, बहुत अच्छा पॉइंट है। हमारे बीच में आदित्य सर भी हैं। आदित्य सर, इस पर आप बताएं कि ये मार्किंग का क्या कॉन्सेप्ट है। हम कहते हैं ठीक है, हमें 10 आरटीआई सपोज करिए लगाना है, तो यदि हम ऑन एंड एवरेज 25-30 रुपए भी एक आरटीआई का माने तो 300 रुपए हमें खर्च करना पड़ेगा। और यदि हम जिला जा रहे हैं, जिला हेड ऑफिस जा रहे हैं और आसपास 10 कार्यालय हैं, हमें वहाँ पे आरटीआई लगाना है, तो हम उनको हाथों हाथ क्यों ना दे दे, हम क्यों 300 रुपए बर्बाद करें हम स्पीड पोस्ट से? भाई हमारा ये भी तो अधिकार है कि हम एक आवेदन दें और उसकी पावती लें, और उनको पावती देना चाहिए। अब पावती के लिए इतनी मारामारी क्यों? और फिर यदि हम पावती लेने जाएं तो इसके लिए ये क्यों उनकी व्यवस्था कि आप जाकर के वो कलेक्टर साहब से मार करवा के लाइए, एसडीएम साहब से मार करवा के लाइए, या उन अधिकारी से जाकर के मार्क करवा के लाइए। मार्क का क्या कॉन्सेप्ट है? ये मार्क का क्या कॉन्सेप्ट है? ये हम क्यों मार्क करवाएं? भाई मार्क आप करवाओ, हम आरटीआई आपको आवक जावक में देंगे, वो संबंधित अधिकारी के पास आप उसको भेज सर वो डीमोरलाइज करना है ताकि लोग की मैं जाता है आरटीआई के लिए परेशान और आए नहीं हो। नदीप सर इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, क्योंकि आरटीआई कानून इन जनरल में कोई सुधार नहीं समझ में आ रहा है। देखिए वो छोड़िए कि इंडिविजुअल 2-4 लोगों को इसका रिलीफ मिल रहा है, लोग डरते हैं कि ये मतलब इनकी पहुंच है या ये आरटीआई लगा देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इनके आयुक्तों से पहुंच है, इनके बहुत बड़े बड़े रिटायर्ड आयुक्तों से पहुंच है, ये सब कार्यक्रम करते रहते हैं। तो ये छोड़िए, ये व्यवस्था नहीं, हम आम आदमी की बात करें। आम आदमी वास्तव में जहाँ था वहीं पे है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है इस तंत्र में। जी देखिए, ये जो मार्क करने की बात कही जाती है कि ऊपर के अधिकारी इसे मार्क कराएंगे, उसके बाद ही एक्सेप्ट करेंगे आवक जावक शाखा में, या लोक सूचना अधिकारी ऐसा बोलता है, तो ये बिल्कुल ही गैर कानूनी है। इसको 100% सूचना के अधिकार कानून में ऐसा
किसी से मार्क कराने का या पूर्व अनुमति लेके आरटीआई स्वीकार करें, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। ये केवल टालमटोल आनाकानी बचने का प्रयास है जो अवैधानिक है। इसी तरह बल्कि एमपी गवर्नमेंट ने तो अपने जो सूचना के अधिकार के फीस और अपील नियम है 2006 में जो लागू किए गए हैं, उनमें यह भी कहा गया है कि कोई भी लोक सूचना अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी से भी बात नहीं करेगा, सलाह नहीं लेगा, परामर्श नहीं करेगा कि मैं ये जानकारी मांगी गई, इसमें क्या करूं, दूं या न दूं। इसको भी गैर कानूनी बताया गया, क्योंकि अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी पहले से अपनी ओपिनियन लोक सूचना अधिकारी को दे देगा और लोक सूचना अधिकारी उस आधार पर कार्रवाई करेगा, तो फिर प्रथम अपील का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। वो तो प्रथम अपीलीय अधिकारी का निर्णय लोक सूचना अधिकारी लागू कर रहा है बिना अपील। तो ये ठीक नहीं है। ये मार्किंग की बात सरासर अवैध है। इसकी सूचना आयोग में शिकायत की जानी चाहिए। वो निश्चित रूप से दंड के पात्र हैं जो भी लोक सूचना अधिकारी मार्क कराने की बात कहते हैं, खुद कराए मार्क या आवेदक को कहें कि मार्क कराइए। दोनों स्थितियां बिल्कुल अस्वीकार्य हैं और गैर कानूनी है। केवल कानून से मुंह चुराने का प्रयास है। ऐसे लोगों को दंडित कराया जाना चाहिए। सौभाग्य की बात है कि ऐसी शिकायतें बहुत कम जगह से भी आती है, लेकिन जहां से भी आ रही है उनको तुरंत ठीक कराना चाहिए। और उनके उच्चाधिकारियों को भी, जैसा अभी जी ने कहा, उच्चाधिकारियों को भी अवगत कराना चाहिए कि ये गैर कानूनी प्रैक्टिस है। आरटीआई में आप एक भी प्रावधान बता दीजिए जहां ये मार्क कराने का कहीं उल्लेख। उच्चाधिकारियों को भी शिकायत करना चाहिए, जल्दी निराकरण। ये अज्ञानतावश नहीं हो रहा है, जानबूझ के कर रहे हैं लोक सूचना अधिकारी। सुरेंद्र जैन जी, आप शिकायत करके आरटीआई लगानी चाहिए बाद में। क्यों जो इस पे सुरेंद्र जैन जी भी लगा सकते। सर मैंने तो कंप्लेन भी करी है इसमें पे एसआईसी में, अभी तक साल भर हो गया, कुछ आया नहीं है। जो देखिए एक अच्छी बात है जो सुरेंद्र जी ने शायद सुझाव दिया है कि इंगित किया है कि आप उसी जो मार्क कराने का कहता है उसी लोक सूचना अधिकारी कार्यालय में एक आरटीआई लगाइए कि उस प्रावधान की प्रमाणित प्रति दें जिसके तहत ये मार्क करने के लिए आप आवेदक से कहते हैं या खुद मार्क कराने के बाद दर्ज करने की, इसका प्रावधान का हमको कानूनी प्रति। ये बहुत अच्छा रास्ता, वो खुद अपने जाल में फंस जाएगा। जी धन्यवाद सर। नहीं बिल्कुल आत्मदीप सर सहमत हैं आपकी बात से और बहुत ऑथेंटिक आपने बात कही। लेकिन सवाल ये है कि हम जा रहे हैं, एक कोई मान लीजिए हमारी गाय कहीं गुम हो गई है तो हम उसको ढूंढने के लिए जा रहे हैं और पता चला हमें और 100 भैंसों को ढूंढना पड़े और फिर जा करके गाय को ढूंढना पड़े, तो ये स्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि हम जा रहे हैं एक सामान्य सी जानकारी लेने के लिए। कि आम व्यक्ति गाँव का या कहीं का भी जाता है, वो छोटी सी अपनी जानकारी लेने जाता है, ठीक है, वो कोई आरटीआई एक्टिविस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, उसको सिर्फ एक अपना जेन्युइन इंटरेस्ट है उसका, वो उससे पीड़ित है, वो जाके जानकारी लेना चाह रहा है। लेकिन वो फिर ऐसे उलझ जाएगा इन तरीकों से कि मतलब वो फिर वो आरटीआई लगाए, फिर उसकी वो आरटीआई लगाए, और इसकी भी गारंटी नहीं है कि आप जो कह रहे हैं कि उस आरटीआई का भी जवाब वो आदमी दे देगा, वो लोक सूचना अधिकारी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और फिर 2 साल बाद वो आयोग में जाएगी, 2 साल बाद आयोग में सुनवाई होगी। तो मतलब कहीं ना कहीं जो आरटीआई एक्ट है, जो आरटीआई एक्ट की जो मंशा है, वो कानून की जो मंशा है, वो पूरी तरह से धूमिल होती जा रही है, दिन प्रतिदिन धूमिल होती जा रही है। और इस बात को हम लोगों को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और हमारे आयुक्त महोदय और आप सब रिटायर्ड और हमारे निखिल डे सर लोग सब जुड़े हुए हैं और ये निरंतर इस बात को, उस चीज को गहराई को समझ रहे हैं और इस बात पे काम करना पड़ेगा कि जो एक्ट है, एक्ट के अनुसार हमें वही जानकारी चाहिए। हमें अपील करने के लिए नहीं जाना है, ये सरकार का काम है कि वो जानकारी दिलवाए। ये सब क्या है कि अपील में जाओ, फिर 2 साल 3 साल उसका इंतजार करो, मतलब फिर अंत में क्या, एक आम आदमी को आप एक्टिविस्ट बना करके ही दम लोगे क्या? और फिर जब वो एक्टिविस्ट बन जाएगा, 200-400 आरटीआई लगाने लगेगा, तो फिर आयोग भी बाद में उसको कह देगा अरे ये तो पेशेवर हैं, इनका तो कोई इसमें रुचि है। मतलब इस तरह से स्थितियां निर्मित हो रही है। हमारा लोकतंत्र किस तरह से मतलब इसकी जो वो है एक, हाँ, ये इस पे गौर करना पड़ेगा हमारे ख्याल से। राहुल सिंह सर भी जुड़ चुके हैं, सर कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? सर नहीं, मैं कह रहा था कि ये बात सही है, उसमें हम लोग कंप्लेन आती है तो उसमें जो अगर सही एविडेंस अगर सामने रहते हैं तो उस पर हम लोग कार्रवाई करते भी हैं। और अभी हाल में किसी ने मुझे ट्विटर पर वीडियो बनाकर डाला था कि इस तरह से मार्क करने की बात करते हैं, जैसा कि माननीय आत्मदीप जी ने बताया, गलत है, ये काम नहीं कर सकते हैं। सर मार्किंग की जरूरत नहीं होती, जो भी आवेदन है आपको आवेदन लेना है। और इसीलिए व्यवस्थाएं में
व्यवस्थाओं में जब इस तरह की कंप्लेंट आती है तो बदलाव भी होता है, क्योंकि ये हमने देखा है। रीवा कलेक्टर ऑफिस एग्जाम्पल है। रीवा कलेक्टर ऑफिस में कोई भी आवेदन जब दिया जाता था तो उसकी रिसीट नहीं दी जाती थी। ये मामला शिवानंद जी ने उठाया था और फिर हमने एक ऑर्डर निकाला था और कलेक्टर को फिर हमने ऑर्डर दिया कि व्यवस्थाएं दुरुस्त करें अपने ऑफिस में। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप रिसीट ही ना दें। तो उसके बाद रिसीट देने का सिलसिला शुरू हुआ। मैं बस ये कह रहा था कि अब समय भी हो गया है, तो अब अगर क्विक अगर एक दो कुछ और क्वेश्चन हो तो हम उसको लेकर के सर राहुल सिंह सर मैंने रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस से सूचना जानकारी मांगी थी, रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस से। फिर जो जन सूचना अधिकारी है, फिर वहां से जवाब आता है कि आप भाई जो जानकारी हम आपको देना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप फीस जमा करवाइए। और फीस के लिए, क्योंकि मेरे को तो ऑफिस जाना नहीं था क्योंकि प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं रजिस्टर्ड डॉक से पूछी थी, तो जाना नहीं था, तो इसलिए मेरे को फीस जो है वो मेरे को बैंक के थ्रू डिमांड ड्राफ्ट वगैरह जैसे तैसे करके मैंने वहाँ पे फिर रजिस्टर्ड डाक के साथ मैंने वो जो पावती है डिमांड ड्राफ्ट की वगैरह ये सब पहुंचाई। फिर उसके बाद जवाब आता है कि आप जानकारी लेने आ जाएं। तो जानकारी का तो फिर मैंने जवाब लिखा कि मैंने रजिस्टर्ड डाक से ही मांगी है। तो फिर वो जवाब देते हैं, बोले कि रजिस्टर्ड डाक का खर्च आप दीजिए। तो रजिस्टर्ड डाक का खर्च करीबन 20 से 25 रुपए ऐसे समथिंग था। मैंने ट्राई निकाला तो मैंने उनको लिख के दिया कि ठीक है मैं 20 से 25 रुपए आपका दे रहा हूँ तो आप दे दीजिए। फिर प्रॉब्लम ये आई कि रजिस्टर्ड डाक में जो प्रतियां जो मेरे को पहुंचा रहे थे उसका वजन ज्यादा हो रहा था, बता रहा हूं। तो इस प्रकार की बातें आई साहब मेरे सामने और अभी तक मेरे को जानकारी नहीं मिली है। तो उसको 50 रुपए भेज दीजिए। तो अब एक्चुअल कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कितना क्या है, और ना वो कह रहे हैं कि अब हम जाएंगे नहीं और हम बताएंगे, हम नहीं पूछ सकते हैं। कई लोग करते हैं। देखिए, मैंने एक तरीका को देखा है, सब लोगों की प्रैक्टिस होती है। एक प्रैक्टिस मैंने ये देखी है कि 10 रुपए का आरटीआई आवेदन लगाया, साथ में 100 रुपए का और लगा दिया कि ये 100 रुपए भी हम इंक्लोज कर रहे हैं। 100 रुपए का मतलब डिमांड ड्राफ्ट या जो भी होता है वो जो उसको रिलीज कर सकते हैं। तो वो उतनी इंफॉर्मेशन दे भी दिया है ताकि ये जो कम्युनिकेशन में जो टाइम लगता है, जैसा आपने बताया कि फिर आप करें, फिर वहां से क्लैरिफिकेशन आ रहा है, फिर आप बता रहे हैं, वो सब खत्म करके तो एक प्रैक्टिस कुछ लोगों ने ये भी मैंने देखा है कि वैसे भी डील करते हैं। तो ये भी एक तरीका है। राहुल सिंह सर मेरा ये कहने का मतलब है कि रजिस्टर्ड डॉक से सूचना मांगते हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड डाक से जो पहुंचाने का जन सूचना अधिकारी द्वारा जो रजिस्टर्ड डाक से जानकारी अवेलेबल करवाने का है सर। लेकिन पोस्ट ऑफिस में जो एक कार्ड का सिस्टम चल रहा था वो तो हो गया बंद। अब रजिस्टर्ड डाक ही एकमात्र उपाय है, लेकिन जिसका पैसा ज्यादा लगता है और वो वजन से लगता है, तो वो कॉम्बिनेशन करना मुश्किल होता है सर। वो क्या मुश्किल होता है? मतलब उसका मतलब कि कितना क्या रजिस्टर्ड डाक एक तो 25-20 रुपए तो कंपलसरी होता है, लेकिन उसका जो वजन रहता है वो प्लस होता है। अब वो कितना प्लस हो जाएगा, कितना देना है, वो सब कॉम्बिनेशन वो तो डाक विभाग को ही देना है ना, डाक विभाग ही से आप डील कर रहे हैं ना। वो जन सूचना अधिकारी इतनी मेहनत नहीं करते। वो कह रहे हैं कि हम जा के बार बार आपके लिए पूछेंगे नहीं कि क्या चल रहा है, क्या है, कितना क्या है, और बस इसी बात। इतना कोई वैसा कोई बड़ा इशू नहीं है जी। मतलब ने आपने 20-25 रुपए भेजे हैं, आप मैं वही तो कह रहा हूँ कि 50 रुपए भेज दीजिए भाई। इतना तो आप इंफॉर्मेशन लेने जाएंगे, उससे ज्यादा तो आपका खर्चा हो जाएगा पेट्रोल। और साहब 50 अधिक पैसे पहुंचा दे और वापस लेने का यदि कम लगे तो सुनिए, अगर आप उसकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं 15-20 रुपए भी उसका एक हिसाब लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। आप फिर एक आरटीआई ये लगा सकते हैं कि मैंने जो ये इतने रुपए दिए थे उसमें से कितने रुपए की जानकारी डाक में गई है और कितने रुपए बचे हैं वो वापस किए जाए। तो वो भी आपको बकायदा उसका हिसाब होगा। सरकार में ऐसा सर मेरा निवेदन
राहुल सर। जी सुरेंद्र जी। राहुल सर जी, मेरा निवेदन था कि भाई साहब जो इस हिसाब से कह रहे हैं रजिस्टर्ड पोस्ट वगैरह का 36 रुपए लगते हैं रजिस्टर्ड पार्सल के, उसमें आधा किलो वजन तक आता है। तो आप उसमें लिख दीजिए कि रजिस्टर्ड पार्सल से भिजवा दिया जाए, 36 रुपए में भेज रहा हूँ, उसमें आधा किलो तक वजन आता है। आपका सुरेंद्र जी ने आपकी समस्या ही हल कर दी, इसीलिए तो ये प्लेटफॉर्म काम का है। ये फिक्स है कि आधा किलो के वेट के 36 रुपए रजिस्टर्ड पार्सल, आप लिखे रजिस्टर्ड पार्सल से भेजें सर। रजिस्टर्ड पार्सल में 36 रुपए में 1 किलो आधा किलो सर, आधा किलो और उससे ज्यादा है तो 52 रुपए, 52 रुपए उससे ज्यादा है। ये काफी मैंने एक्सरसाइज की है कि एक पेज का वजन कितना होता है, 3 रुपए 3 ग्राम। तो ये सारी एक्सरसाइज करके कागजों बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बिल्कुल मतलब ने इस मामले में हिसाब किताब में पक्के मालूम पड़ते हैं। तो वो उस हिसाब से अगर उनका 1 रुपए है तो वो गलत उपयोग नहीं होगा। वापस पैसे लौटाते नहीं है सर, वापस पैसे लौटाते नहीं, ठीक है, वापस पैसे लौटाते नहीं है, खाते में जमा हो जाते हैं, वो लिख देते हैं सरकारी खाते में जमा हो गया, वो वापस रिफंड नहीं करते। ये आपका बहुत अच्छा सुझाव है सुरेंद्र जैन जी की 36 रुपए मतलब उस हिसाब से एक रेट हो गया, और उस हिसाब से आधा किलो की जानकारी जो है, आधा किलो जानकारी आप ले सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, कोई आपके सज्जन इसमें चैट बॉक्स में देख लीजिए। डालो मोबाइल नंबर चाहिए। विष्णु रणकावत जी आप पूछ रहे थे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। राहुल सर एक करके पूछिए। हाँ हेलो सर, मैं प्रवीण गुरुग्राम से बात कर रहा हूँ, हरियाणा। चलिए प्रवीण जी आप पूछिए। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पुलिस विभाग में सबसे बुरा हाल है, उनके वहाँ कोई आरटीआई लगाते हैं तो वही उल्टा एप्लीकेंट पे ही एफआईआर करा देते हैं किसी ना किसी मैटर में। इसमें क्या किया जाए? विभाग में ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट एक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट भी है, क्योंकि अगर आप उसमें इस तरह का अगर कोई जानबूझकर कोई कार्रवाई करता है तो उसमें आप तुरंत उसमें उस अधिकारी के खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं कि भाई ये मैंने आरटीआई लगाई थी, इसके बाद इन्होंने अपनी इसका ऑफिस पोजीशन का दुरुपयोग करते हुए मेरे खिलाफ ये रजिस्टर्ड किया गया है ये काम, और तत्काल उस पर वो लगा करके हेड ऑफिस में शिकायत सर यहाँ कोई सुनवाई होती ही नहीं है। जांच वहां से शुरू हो जाएगी, फिर आप एक लगा दीजिए। हेलो क्या? हेलो हाँ दशरथ भारद्वाज जी आप पूछिए। हाँ सर, मैंने भी रोहतक थाने में 2 आरटीआई लगाई है, प्रथम अपील भी कर दी, दूसरी अपील भी कर दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया मेरे पास। तो आप बताइए क्या किया जाए इस बारे में? रोहतक थाने में लगाइए तो उसके बाद थाने के ऊपर फिर आप अब सूचना आयोग बचा हुआ है प्रथम अपील। हाँ सर, प्रथम अपील भी कर दी, अब द्वितीय अपील मैंने कल ही की है। हाँ तो अब वेट करिए, सूचना आयोग में, हरियाणा सूचना आयोग में आपने लगाया होगा। जी सर। और सर मैंने जैसे आपने बताया कि मैंने एडवांस पैसे भी उसमें जो है 10 रुपए के अलावा 50 रुपए का ड्राफ्ट भी डाल दिया था, जिससे कि वो सूचना दे पाए, लेकिन कोई चिट्ठी नहीं आई सर, ना अपील पर आई ना उस पर आई सर अभी तक कोई भी। आप वही मैं कह रहा हूँ कि सेकंड अपील आपने लगाई, आप सेकंड अपील में सुनवाई के लिए आप वो करिए, वेट और अपनी बात रखिएगा सूचना आयोग के सामने। और आप इसमें शिकायत कर दीजिए पुलिस हेडक्वार्टर्स में उनकी, एक तो वहां कर सर वो भी सारी सर वहाँ भी की मैंने शिकायत की है, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आता, ना मेल का जवाब आता है इनों की तरफ से। पुलिस का तो बहुत बुरा हाल है सर, भ्रष्टाचार। भरद्वाज जी, हम दूसरी वो जो प्रवीण राव जी ने सवाल उठाया, हम उसका जवाब दे रहे हैं सर। उसमें ही मैं बताना चाहता हूँ, हेडक्वार्टर में अगर डीजीपी को कंप्लेंट करते हैं ईमेल से या बाई पोस्ट, डीजीपी कंप्लेंट हैंडल करता है एक हेड कांस्टेबल, उसमें मार्क करता है, उनका जो पीए है वो करता है, लोगों को होता कुछ नहीं है, वो डायरेक्ट वापस आ जाते हैं रिटर्न यहाँ पे ही, और एसीपी लेवल इंक्वायरी होती है, एसीपी को इंक्वायरी करता नहीं है, उल्टा शिकायत करता है, कोई फंसा देता है। नहीं होता है। मैं मतलब ने बिल्कुल इस तरह से बहुत सिनिकल अप्रोच नहीं रखता हूँ, क्योंकि हमने कार्रवाई होते भी देखी हुई है। और सर मेरे से मैं तो फेस कर रहा हूँ सर इस चीजों को कि पुलिस के इसमें
ऐसी कई कार्रवाई होती देखी है। और हमने कई ऐसे भी देखे हैं जहाँ जो टीआई थे और जो एसएचओ होते हैं उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, तो ये बात उसमें इंक्वायरी रिपोर्ट में आ जाती है। कार्रवाइयाँ होती हैं और कार्रवाइयाँ नहीं होने के जी जरा एक मिनट शांत रहिएगा प्लीज, जरा मैं अपनी बात रख लूँ उसके बाद फिर ठंडा मौसम होता है खा तो नहीं बरो लोग अनम्यूट कर लेते हैं जैसे और फिर कार्रवाइयाँ कुछ भी करते रहते हैं। आप बता रहे हो प्रवीण जी की कार्रवाइयाँ नहीं होती, कई जगह हैं ऐसे, हम लोग इंस्टेंसेस देखते हैं कार्रवाइयाँ नहीं होते, लेकिन हम ये भी देखते हैं तो हमें, मुझे लगता है कि हमें प्रेरणा जो है वो प्रेरणा हमें उनसे लेना चाहिए कि जहाँ कार्रवाइयाँ होती हैं, क्योंकि ये आप जो बताओगे कि कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है तो बहुत वैसा सिनिकल अप्रोच जाएगा, तो फिर हम सब कुछ बंद करके बैठ ही जाते हैं, फिर तो कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमने अगर ये मान ही लिया है कि कुछ नहीं होना है तो हम लोग ये प्लेटफॉर्म भी बंद कर देते हैं। ये तो वो वाला अप्रोच है ना कि कुछ नहीं होता है, सब कुछ खत्म हो गया है, सब सिस्टम खराब हो गया है, वो वाला अप्रोच है। मैं कहता हूँ कि हैं भ्रष्ट हैं लोग, हैं कामचोर हैं लोग, हैं सिस्टम को के साथ बहुत ही खराब ढंग से काम करने वाले लोग हैं, लेकिन अरे भाई वहां भी देखिए जहां एक्शन हो रहा है, वहां भी देखिए जहां पर उस दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसको बाहर का, सर्विस से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है, वहां भी देखिए कि उस दोषी अधिकारी को सस्पेंड किया गया है, ये भी देखिए ना। और यूनाइटेड एफर्ट्स लगाएं, उसको देखें कि किस तरह से उस आप एविडेंस अपने पक्ष में ला सकते हैं, उसके खिलाफ जो है सबूत आप ला सकते हैं, और उसके बाद कोर्ट में भी उसको आप लगा सकते हैं कि इस तरह से किया, ये क्रिमिनल एक्ट है। आप समझ रहे हैं कि किसी को इस तरह से फंसाना, वो आप मानवाधिकार आयोग में भी एक अपना एक सेपरेट वो डाल सकते हैं पिटीशन, उसके अलावा आप यहाँ भी अपना कोर्ट में भी अलग से डाल सकते हैं। अगर ये प्रूवन है कि आपने किसी आप आपराधिक मामले में इन्वॉल्व नहीं है और वहां उस अधिकारी ने दुरुपयोग करते हुए, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए, अपने पोजीशन का फायदा उठाते हुए आपको फंसाया है, तो ये एक आपराधिक कृत्य है, क्रिमिनल एक्ट है उस पुलिस वाले का, वो आप कर सकते हैं उसमें कार्रवाई। जी सर। जी राहुल सर, एक बात मुझे कहनी थी सर, वसीम आलम झारखंड से सर। सर जैसे कि सर अभी जो मार्किंग करके आरटीआई आवेदन लेना ये आपके प्रकाश में आया है सर, और ट्विटर पर हम लोगों ने भी दिखाया सर, ये भली भांति आपके पास इसका प्रमाण भी है। निवेदन आपसे ये था सर कि इस आलोक में एक सख्त आदेश आप पारित कीजिए जो कि पूरे देश में एक नजीर बन जाए सर, जो कि हम लोग अपने राज्य में आपके आदेशों को सर हवाला लगा करके उस पीआईओ पे कार्रवाई करा सकते। मैं वेट ही कर रहा हूँ जब उनका वो सीडी आ जाएगी उनकी, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। जैसे ही सीडी आएगी उसके बाद हम उसमें इंक्वायरी करेंगे, और इंक्वायरी करने के बाद उसमें आदेश निकालेंगे, और उसको जो अधिकारी है जो जिसने मना किया उसको दंडित भी करेंगे। एमपी में तो बहुत सारे ऐसे आदेश होते रहते हैं, आपने रीवा संभाग के परिप्रेक्ष्य में तो बहुत सारे आदेश दिए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग मान नहीं रहे हैं और वो नहीं मानेंगे। देखिए ऐसा है, वासीम आलम जी आपने जो बात कही है, आप वो आदेश का हवाला देकर के उनको लिख के दे सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो आपको घुमाएंगे, समझ रहे हैं। आप उनको आदेश तो बता सकते हैं कि ये देखिए मध्य प्रदेश से ये आदेश आया है, अब आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो अपना ही आदेश चालू कर रखेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि लोक सूचना अधिकारी एक बाबू होता है, मतलब ब्यूरोक्रेसी का एक कर्मचारी होता है, अधिकारी होता है। जब तक लोक सूचना अधिकारी पूरी तरह से सूचना आयोग के अंतर्गत काम करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो वास्तव में सूचना के लिए काम करे, तब तक ये स्थितियां चलती रहेंगी, तो आप मान के चलो। पर आदेश आएंगे, आदेश आते रहते हैं, आप उनका जरूर आप लोग हवाला दीजिए और व्यवस्थाओं में सुधार। और जिस तरह से राहुल सिंह सर ने कहा है कि देखिए हम लोगों को नकारात्मक सोच बिल्कुल डेवलप नहीं करनी है, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत सारा काम अच्छा हो रहा है, मतलब हम चेंजेस इतने सारे ला रहे हैं, हम इस तरह से लाते रहेंगे। और जहां भी नहीं, और आप लोग तो बिल्कुल निगेटिव बात करो ही नहीं, क्योंकि आप लोग तो एक्टिविस्ट हो, एक्टिविस्ट बनने की श्रेणी में हो। शिवानंद द्विवेदी सर, शिवानंद द्विवेदी सर, बस एक बात बोलेंगे। राहुल सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? ये राहुल सर के आदेशों का हवाला लगा के सर। वासिम जी मैं यही कह रहा था कि अब, और शिवानंद जी की रियलिटी को आप हम लोग स्वीकार करते हैं, मैं मानता हूँ बहुत सारी चीजें खराब है, लेकिन ठीक है, कार्रवाई करने से ही कार्रवाई होती है। और ये तय है कि अगर आप
आवाज नहीं उठाएंगे और आप अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो जो इस तरह के जो लोग हैं जो कि कानून का दुरुपयोग करते हैं वो हावी हो जाएंगे और वो स्थिति बहुत खराब होगी। मतलब ये सब इसलिए होता है क्योंकि लोगों को जानकारी, कानून की जानकारी नहीं है। अरे गर्मी थी, कुछ नहीं। शिवानंद जी, हाँ, यहाँ पे आत्मदीप सर ने कमेंट किया है, सत्येंद्र सिंह चौहान जी, आप थोड़ा सा अपने ड्रेस कोड के लिए बिल्कुल ध्यान रखा करिए, ठीक है ना। आप पढ़ लिए है ना कमेंट, आत्मदीप सर ने क्या कहा है कि आप बनियान में नहीं बैठेंगे, तो अगली बार से कृपया ध्यान रखिए इस बात को। और उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया है, हमारे माननीय पूर्व सूचना आयुक्त है और उन्होंने ऑब्जर्व किया हुआ है। राहुल सर ने भी कई बार इस बात को जिक्र किया है। तो आप लोग कोड ऑफ कंडक्ट का बिल्कुल बहुत ही, आप कच्चे मकान में बैठे हैं, पक्के मकान पे बैठे हैं, कैसे बैठे हैं वो बात अलग है, लेकिन आप अटेंशन में बैठेंगे, कपड़े लत्ते में बैठेंगे, ठीक है ना। हम लोग बिल्कुल यहाँ पर तमाशा करने के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि लाइव भी हो रहा है और लाइव हो रहा है, इसको पूरी दुनिया देख रही है, आप ये समझ रहे हैं इस बात को, है ना। तो कृपया आप लोग इस बात का अगली बार ध्यान रखेंगे। शिवानंद द्विवेदी सर, हाँ, शिवानंद द्विवेदी सर, बस एक छोटा सा बात बोलेंगे सर। देखिए, राहुल सर के आदेश से फायदा क्या होता है सर। एक बार हम रेवेन्यू कोर्ट गए थे सर, पीआईओ के खिलाफ एक मेरा कुछ सुनवाई था, तो हम अपने सर पर पिटीशन राहुल सर को वो जो पंचायत वाला आदेश था ना, उसको नजीर बनाते हुए डिफेंड किए थे सर। और एसडीएम साहब उसको इंडोर्स भी किए थे, फिर हमको पंचायत से सूचना मिली थी। इसीलिए कहते हैं सर, ये इनका जो आदेश रहता है ना सर, रियली बहुत वैलिड रहता है सर, और बहुत ही मतलब वजनदार होता है, उसको लोग काट नहीं सकते हैं सर। और उसमें केरल हाईकोर्ट का इन्होंने आदेश भी लगाया जिसमें कहा गया है कि हम सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। वो हमने एसडीएम साहब को दिखाया, वो बोले ठीक है भाई, ये कीजिए आप। इसीलिए हमने निवेदन किया था सर। बिल्कुल, आपकी बात को सर ने सुन लिया है और वो अगला आदेश देंगे और आप उसको प्राप्त कर पाएंगे। उनके ऑर्डर स्पीकिंग ऑर्डर होते हैं, बहुत अच्छी बात है। और हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। यदि आप लोगों के भी प्रश्न हो तो एक आध पूछ लें और फिर 2:30 बज रहे हैं, फिर हम इस शिवानंद जी, एक मेरा क्वेश्चन था। जी सुरेंद्र जी, क्वेश्चन क्या है, अभी केंद्रीय सूचना आयोग से एक आदेश प्राप्त हुआ, उसमें मैंने अपील की, उसके बिल्कुल विपरीत जो सूचना ऑलरेडी मिल चुकी थी वही आदेश वापस दोहराया गया। और मैं जब एडमिट कर रहा हूं कि यह सूचना मुझे मिल चुकी है 1 to 4 पॉइंट, तो 4 to 8 पॉइंट्स की सूचना चाहिए, तो उन्होंने आदेश में वही लिखा 1 to 4 पॉइंट की सूचना दे दी जाए, और 4 to 8 के बारे में कोई जिक्र तक नहीं किया गया, जबकि उसकी डिमांड खड़ी थी। तो इस तरह के गलत निर्णय होते हैं। मैंने अभी उसके लिए माननीय मुख्य सूचना आयुक्त और राष्ट्रपति को कंप्लेंट डालने का सोचा है, क्योंकि जब तक ये आवाज नहीं उठाएंगे आप लोगों के माध्यम से और इस तरह से, तब तक उसका सुधार नहीं हो सकता। राहुल सिंह जी जैसे इंडिया में 10% होंगे लोग आयुक्त महोदय, मतलब परसेंटेज कम है, इसलिए तकलीफें ज्यादा आ रही है अपने लोगों को। और इसी माध्यम से, ये माध्यम आपने जो बनाया है बहुत सुदंड है, इसकी नींव बहुत अच्छी रखी हुई है, लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान बढ़ेगा और अच्छा जानकारी मिलके आगे बढ़ेंगे। मतलब अपने से अगर 10 आदमी भी सीख के आगे बढ़ते हैं तो अपने लिए बहुत बड़ा काम होगा कि ये राहुल सिंह सर जैसे आपने जो बीड़ा उठाया है, ये शिवानंद जी वाकई में तारीफ काबिल है। और 50वीं वेबिनार जो आपने आयोजन आज तक सक्सेसफुली की है, और मैंने भी अपनी करीब 10 कर ली अटेंड, आपकी 10-12 या, तो मेरे को लगा, और मैं रेगुलर आपकी मीटिंग में बैठा रहता हूँ, कोई एक आध बार नहीं हुआ तो आपका उसके लिए फोन आया। तो ये बहुत बड़ी आपकी एक क्वालिटी है कि आप लोगों ने जिस प्रकार का स्टेज बनाया है वो सबके लिए एक साधुवाद है आप लोगों का, और राहुल सिंह जी का उपकार है कि इस तरह से लोगों को मोटिवेशन कर रहे हैं। तो मैं आज आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप जैसे लोग करते हैं सुरेंद्र जी की, आप और आप जैसे कई लोग यहाँ पर आते हैं। इनफैक्ट देखिए क्या होता है कि मैंने बोला ना, इस पूरे वेबिनार की असली ताकत आप लोग ही हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम था और मुझे खुद नहीं मालूम था। मैं तो खुद सीखता हूँ यहाँ पर आकर के। ये जो 36 रुपए वाली बात आपने बताई, ये पार्सल होता है ना, तो ये मुझे भी नहीं मालूम था कि आधा किलो पार्सल जो है इस तरह से ये एक होता है। तो अब मुझे भी मालूम हो गया। अब कल को कोई मेरे सामने अगर कोई केस आता है तो ये मैं भी अपने आप बोल सकता हूँ, भाई पीआईओ को तुम लोग ये क्यों नहीं करते हो। ये एक बड़ी सीखने वाली, लर्निंग वाली चीजें हैं जो हम सब लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब लोग अपने विचार यहाँ शेयर करते हैं। तो राहुल सिंह जी सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर कोई डिस्पैच डेट है 2
तारीख, अगर कोई पत्र डिस्पैच 2 तारीख को करता है और पोस्ट 9 तारीख को करता है जो ऑन द रजिस्टर्ड पार्सल, रजिस्टर्ड पोस्ट, तो कौन सी डेट काउंट की जाएगी? एक बहुत बड़ा कठिन क्वेश्चन है ये। आयोग में जाते हैं तो यही होता है कि जो डिस्पैच डेट है उसी को काउंट कर ली जाती है, जबकि वो मेरे हिसाब से 9 तारीख को उन्होंने डिस्पैच वो पार्सल कराया, रजिस्टर्ड कराया, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड, तो हमें मिलेगा तब जानकारी मिलेगी। ये बहुत बड़ा एक समस्या है और मैं इससे काफी समय से उसका आंसर है ऑलरेडी कानून में। ये इसको एक किसी कोर्ट में कोई एक प्रकरण आया था, मैं एग्जैक्ट उसका डिटेल में कोई बात नहीं सर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, उसको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। बेसिकली ये आरटीआई से रिलेटेड नहीं था, लेकिन जो सरकार में और ये इसको लेकर के विवाद आता रहता है, हमने इतनी तारीख को डिस्पैच किया और इतनी तारीख को पहुंचा, और ये जैसे कोर्ट का नोटिस होता है उसके जवाब होते हैं, तो किसको माना किसको जाएगा। तो जैसे सूचना का अधिकार उसमें 30 दिन में जानकारी देनी है, तो अगर मान लीजिए कि 1 अप्रैल को लगाया, 1 महीने बाद, एग्जैक्ट 1 महीने बाद, तो 30 तारीख को जो इन्फॉर्मेशन दे दी गई, डिस्पैच गया, तो क्या वो मान्य होगा या नहीं होगा? अगर कोर्ट की लैंग्वेज पर और उसको हम उसके जो ऑर्डर्स हैं पुराने उसको देखें, इस पर अगर कोई ऑब्जेक्शन ले ले, बहुत हार्ड एंड फास्ट ऑब्जेक्शन ले ले, तो वो मान्य नहीं होगा टेक्निकली, क्योंकि जिस दिन मिलता है सूचना आपको, जिस दिन अपीलकर्ता को सूचना मिलती है, वो 30 दिन के अंदर होना चाहिए। इसमें एक्ट में एक प्रोविजन दिया सर, बिल्कुल दिन आपने इंफॉर्मेशन निकाली और उसके 10 दिन बाद उसको इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो गलत होगा। इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि 30 दिन के टाइम फ्रेम में उसको मिल जाए, तो इसलिए वो काउंट होता है। तो कानून को आप उस हिसाब से समझ सकते हैं कि अगर डेट ऑफ डिस्पैच जो होता है वो डेट ऑफ रिसीव का तो काउंट करना चाहिए। हेलो जी नमस्कार सर, अंकुर बोल रहा था इंदौर। हाँ अंकुर बताइए सर। जो अभी आप केस डिस्कस कर रहे हैं ना, सिमिलरली अभी मतलब मेरे साथ यही घटना हुई है कि नवंबर में लगाया था और वो 30वें दिन नहीं 31वें दिन मेरे को प्राप्त हुआ। और यहाँ पे जो प्रथम अपीली अधिकारी है, इसमें मतलब प्रथम अपील करी थी, उन्होंने मेरा फॉल्ट बता दिया कि बोले 30वें दिन जब आपको प्राप्त नहीं हुआ तो आपको खुद को कार्यालय जाना चाहिए था। तो मैंने उनको बोला कि सर, मैंने उनको एक रिमाइंडर भी डाला 30वें दिन के बाद। हाँ, हालांकि 10 दिन बाद मैंने भेजा था कि सर आपका जो मेरे को लेटर मिला है वो ये धारा 7(1) को क्रॉस कर गया है और 7(6) के तहत अब आप मेरे को 3 दिन में निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराएं। तो इसके लिए अपील चली। अब ये हुआ 8 अप्रैल को, तो मैंने उनको बोला कि सर इसके संबंध में आयोग ने एक निर्णय पारित किया था, मैं उसकी कॉपी आपको नेक्स्ट वाली हियरिंग में दे दूंगा। उन्होंने बोला ठीक है। अब सडनली लॉकडाउन लग गया और उन्होंने आदेश निकाल दिया। अब मुझे लॉकडाउन के दौरान ही एक आदेश की कॉपी मिल गई। अब मैंने बोला सर ये तो आदेश लॉकडाउन पीरियड में आया, मैं कुछ निकल भी नहीं सकता घर से, कुछ कार्रवाई भी नहीं कर पाया। अभी मैं उनसे रिसेंट मिला, मैंने सर ये क्या है, तो बोले अच्छा एक काम करो अगली सुनवाई में देखते हैं। अब आदेश हमारे बीच में पारित हो जाने के बाद उसको कैसे बदला सकते? अंकुर जी थोड़ा होल्ड करिएगा। हमारे बीच में निखिल डे सर कुछ जरूरी काम के लिए अब जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सर आपने समय दिया है और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको और आपका आभार व्यक्त करते हैं और इसी तरह से अपना मार्गदर्शन आप देते रहें और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। अब अंकुर जी आप आगे। हेलो हेलो शिवानंद द्विवेदी जी। हाँ वीरेंद्र कुमार ठक्कर जी, थोड़ा अंकुर जी अपना प्रश्न पूरा कर ले, फिर मैं हाँ आप ही की तरफ आ रहा हूँ। जी बिल्कुल। हाँ ओके सर, मुझे मौका दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपको मौका मिलेगा। तो सर उन्होंने मतलब ये वाला दे दिया। अब मैं इस तो सर मेरे मतलब सामने ये कंफ्यूजन आ गया, क्योंकि ये इसका समापन करेंगे जी। देखा कि आपका जो आपने जो बताया वो ठीक है, अब आप तो उसको चैलेंज ही कर सकते हैं। आप स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में आप उसको हाँ, तो सर मैं यही बोल रहा था, तो क्या मैं अभी भी पात्रता रखता हूँ ना, मतलब आयोग में जाने की? हाँ क्यों नहीं। अगर उन्होंने आपके अगेंस्ट ऑर्डर दिया है, फर्स्ट अपीलेट ऑर्डर से आप सहमत नहीं है, तो आप आयोग जा सकते हैं।
जी सर, मैं भी वही सोच रहा था। मैंने बोला कि ऐसा नहीं हो कि लॉकडाउन के पीरियड के चक्कर में मुझे वहां से भी आउट कर दें। लॉकडाउन के चलते मुझे मैं इसको समय पर मैं इसको फाइल नहीं कर पाया। जी जी जी, इसको एक्सेप्ट किया जाए। जी बिल्कुल सर। एक मिनट, इस केस में ये आवेदक समय सीमा में है, क्योंकि इनको जो आदेश मिला है उसको तब से अभी तक 3 महीने पूरे नहीं हुए हैं। अपीली अधिकारी का आदेश मिलने के बाद अगले 90 दिनों के भीतर आप सूचना आयोग में अपील कर सकते हैं। आपकी अपील अभी समय सीमा की मियाद में है। हालांकि मियाद के बाद भी सूचना आयोग को आप उचित कारण बताएं तो अपील स्वीकार होगी। सर इसमें बहुत ही उचित कारण है। और अंकुर जी और सभी साथी जो भी हैं, आप कोविड का उदाहरण दे करके लॉकडाउन की बात कह के आप बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे ख्याल से इसमें सुना जाना चाहिए इसको। जी सर। जी सर। शिवानंद जी, एक बात जोड़ना चाहेंगे। अभी माननीय राहुल जी ने जो कहा, एक कोर्ट का फैसले का हवाला देखे कि जो 30 दिन की आरटीआई में जानकारी प्राप्त होने की जो समय अवधि है वो तब पूरी मानी जाएगी जिस दिन आवेदक को जानकारी प्राप्त होती है, वही डेट वास्तविक मानी जाएगी। लेकिन दूसरी ओर केंद्रीय सूचना आयोग का भी ही एक फैसला है जिसमें कहा गया है कि डिस्पैच डेट निर्णायक मानी जाएगी, उस आधार पर निर्णय होगा, क्योंकि लोक सूचना अधिकारी ने जानकारी डिस्पैच कर दी, उसका डाक विभाग का प्रमाण। लेकिन उसके बाद डाक विभाग की गलती से 1 महीने बाद या 15 दिन बाद जानकारी पहुंचती है, तो इसके लिए लोक सूचना अधिकारी या वो संबंधित अपीली अधिकारी जिम्मेदार नहीं, डाक विभाग जिम्मेदार, लेट डाक वितरण। मैं इसका जवाब दे दूं? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कई बार हफ्ते में एक बार आदमी डाक बांटने जाता है। भोपाल जैसे शहर में स्पीड पोस्ट भी कई बार सूचना आयोग में 7-7 दिन में पहुंचती है। ये डाक विभाग की। सर मेरा निवेदन था, मैं इसका जवाब दे दूं? मेरा निवेदन था कि अगर वो डाक स्पीड पोस्ट लेट कराते हैं ऑफिशियली, तो वो गलती लोक सूचना अधिकारी की होगी। बिल्कुल 7 दिन तो 7 दिन। देखिए इसमें वीरेंद्र कुमार जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, वो काफी इसमें आरटीआई रिसोर्स पर्सन हैं। मैं इसमें जो लीगल पोजीशन है, हाँ बताइए। हाँ जी, मैं वीरेंद्र कुमार ठक्कर, आरटीआई रिसोर्स पर्सन, उत्तराखंड सूचना आयोग। मैं इसमें जो लीगल पोजीशन है वो बताना चाहता हूँ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 3 में दिया हुआ है, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, सो एज टू रिसीवर एंड एज द सेंडर। तो सेंडर के तरफ से कम्युनिकेशन कंप्लीट तब हो जाता है जब उसने ऐसे सोर्स में डाल दिया कि जहां से वो वापस नहीं ले सकता। फॉर एग्जांपल उसने स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट कर दिया और वहां पर पीआईओ की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है एंड ही कांट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्टल डिले। रही बात कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, तो as to the receiver, communication is complete when the communication has been received कि आप 30वें दिन की राह ना देखें, क्योंकि पोस्टल डिले होता है 5-7 दिन। जो अप्लीकेंट है वो एग्रेसिवली बैठा रहता है कि आज 29वां दिन है, कल 30वां दिन होगा, कल सुबह पर जाके अपील ठोक दूंगा, और फिर एक अनप्लेजेंट सी सिचुएशन हो जाती है कि ठीक है पीआईओ बच जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा पत्र व्यवहार और इसमें ये हो जाता है कि उसको फिर नोटिस जारी हो जाती है अपीली अधिकारी से, उसको फिर जस्टिफाई करना पड़ता है, फिर अपने आप को साबित करता है कि मेरे तरफ से कोई डिले नहीं हुआ, और अल्टीमेटली इतनी पेपरबाजी हो जाती है कि पीओ का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। रही बात अप्लीकेंट की, अप्लीकेंट को भी थोड़ा पेशेंट रहना चाहिए कि हो सकता है 30वें दिन उसने अप्लाई भेज दिया हो, तो रिप्लाई भेज दिया हो, तो एक आध हफ्ता एक रीजनेबली, क्योंकि रजिस्टर्ड पोस्ट में टाइम लगता है। स्पीड पोस्ट की आजकल इंडिया में रजिस्टर्ड पोस्ट की तरह ही हो गया, 48 या 72 घंटे में सूचना नहीं मिलती है, तो थोड़ा एक प्रैक्टिकल उसको रहना चाहिए कि 30 दिन के बजाय यदि 37 दिन वो रुक जाए तो उसमें थोड़ा सा उसका अपील, कंप्लेंट और ये जो तैयार करने में पोस्टल और ये जो ये होता है, तो ये जो डिले है वो या जो एक्सपेंसेस है वो उसका बच सकता है। तो इसलिए दोनों को ही इतना एग्रेसिव नहीं रहना चाहिए। पीआईओ को भी थोड़ा समझना चाहिए कि थोड़ा एक मार्जिन रखे एक आध हफ्ते का, या ये नहीं कि बिल्कुल 30वें दिन ही रिप्लाई भेजना है। जैसे कई लोग पॉइंट बना लेते हैं कि 29 दिन तक तो 25 दिन तक तो एप्लीकेशन पढ़ते तक नहीं है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, फिर वो नींद मैसेज आते हैं कि 26वां दिन बचा, मैं सूचना कलेक्ट करने की तैयारी करता हूँ। तो ये जो दोनों, ये बिल्कुल ही अवांछित ये है। तो लीगल पोजिशन इसमें ये है, और इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो ये है वो बिल्कुल सही मतलब ये लागू होता है सेक्शन 3, और जो सूचना आयोग के जो निर्णय है हर जगह पर अलग अलग, सभी सूचना आयोग के करीब करीब ऐसे ही निर्णय है कि यदि 30 दिन के अंदर डिस्पैच कर दिया है
तो पीआईओ की बाद में डिले की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आप लीगली उसको पकड़ नहीं सकते, उसने डिस्पैच कर दिया है। तो अपील के अधिकार की शुरुआत होना, इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके अपील ठोक दे कि चलो आज मेरा अधिकार शुरू हो गया, अब मैं नींद में से उठ गया, अब मैं जाके पहले अपील ठोक देता हूँ। तो ऐसा नहीं, थोड़ा अप्लीकेंट को भी थोड़ा पेशेंस रहना चाहिए। ये मेरा वीरेंद्र कुमार ठक्कर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आई मीन ये थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए इसमें। और बेसिकली हम लोग मैंने कई बार बोला है कि हम लोग इसमें पीआईओ की तो इंटेंशन ही देखते हैं बेसिकली, कि इंटेंशनली मतलब मैंने परेशान कर रहा है क्या वो आवेदक को, जानबूझ करके कर रहा है क्या, जानबूझ करके इन्फॉर्मेशन डिनाई कर रहा है, तो ये डिस्करेज कर रहा है एप्लीकेंट को, हैरास कर रहा है एप्लीकेंट को। ये सब हम चीज़ देखते हैं सुनवाई के समय, और उसके बाद ही फिर फैसला लेते हैं। और अगर कोई अनइंटेंशनल तरीके से अगर इस तरह से कोई काम किया जाता है और जेन्युइन उसके पीछे रीजन होता है, मान लीजिए कि एप्लीकेंट की उसकी पीआईओ की तबीयत ही खराब हो गई उस समय, तो वो सब चीज़ें हम कंसिडर करते हैं डिले में। और इसमें एक चीज़, एक लूप होल जो मैंने देखा था, अब जैसे मान लीजिए लूप होल क्या है, फर्स्ट अपील में आपने सुना होगा कि फर्स्ट अपील में आता है कि एक तो आपका इतने दिन में आप अपील कर सकते हैं, और अपील के बाद उसको फिर आप सेकंड अपील में कब आएंगे, तो उसका भी डेट फिक्स है आपको, है ना। और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि या फिर जिस दिन अपीलकर्ता को ऑर्डर मिलता है फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर से, उस दिन से भी फिर काउंट हो सकता है, उस दिन से भी वो ड्यूरेशन काउंट होगा सेकंड अपील का। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एक पॉइंट बताता हूँ। मान लो कि वो नींद से जागे हैं 1 साल बाद, फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर, ठीक है, फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर नींद से जागे 1 साल बाद, उन्होंने उसमें कुछ ऑर्डर कर दिया कि नहीं दिया जाता या दिया जाता, नहीं दिया जाता, कर दिया, ठीक है, 1 साल बाद। उसके बाद फिर विदिन 90 डेज वो एप्लीकेंट हमारे पास आ गया कि भाई वो तो कानून का पालन कर रहा है, डेट ऑफ रिसीवल ऑफ द फर्स्ट अपील फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ऑर्डर, वहां से चालू हो गया उसका, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है। तो वो क्या मान्य होगा या नहीं होगा? जी सर, तो मेरा ये कहना है उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच काम करेगा, नहीं मान्य होगा, क्योंकि ये कानून बहुत स्पष्ट है कि आप टाइम बाउंड ड्यूरेशन में जब 30 दिन का है, उसके बाद फिर जाना है, फिर आप उसके बाद आप सेकंड अपील में आ रहे हैं, तो ऐसे अगर हम करने लगेंगे और फिर 1 साल बाद अगर इस तरह से लेने लगेंगे, वो ओवरऑल गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें इस तरह की चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली उसको देखना चाहिए कि क्या अप्रोच काम कर सकती है। हाँ जी, मेरा एक ऐसा केस गया था जिसमें सुरेंद्र सिंह रावत जी, माननीय आयुक्त उत्तराखंड सूचना आयोग के सामने, तो उन्होंने कहा था कि 45 दिन चूंकि मैक्सिमम है, एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, किसी भी तरह से अपीलीय अधिकारी को 45 दिन के अंदर डिस्पोज करना है, तो 45 दिन बाद यदि वो कुछ भी ऑर्डर करता है तो अमान्य होगा, क्योंकि उसकी टाइम लिमिट चली गई। तो ये चूंकि स्पेसिफाई किया हुआ है, तो जो भी जैसे लोक सूचना अधिकारी के लिए टाइम लिमिट है, वैसा ही अपीलीय अधिकारी के लिए भी है, और वो यदि कॉम्प्लाई नहीं करता है तो फिर वो मामला एक बार आयोग में आ जाने के बाद फिर वो अपीलीय अधिकारी को कोई मतलब उसकी बात नहीं मानी जाएगी। ऑर्डर नल एंड वाइड, नल एंड वाइड, उनका यही शब्द था, नल एंड वाइड। सुरेंद्र सिंह रावत जी सूचना आयुक्त, उन्होंने यही कहा था मुझे कि नल एंड वाइड, उसको अधिकारी नहीं पारित। ज्यादातर समस्याएं वीरेंद्र कुमार जी वहां पर होती हैं कि जब लोक सूचना अधिकारी बिल्कुल जानकारी देना ही नहीं चाहता, और आपको बात यह नहीं है कि 30 दिन या 40 दिन, हमें जवाब 40 दिन बाद भी मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अपील में नहीं जाना चाहता। हाँ जी, हाँ जी, वो इंटेंशन वाली बात, वो अपील में व्यक्ति कब जाता है, अपील में व्यक्ति कब जाता है, और हाँ, और कब वो जुर्माना चाहता है, जब सिर्फ एक पन्ने का 40 दिन में या 35 दिन में 37 दिन में एक पन्ने का लेटर प्राप्त हुआ, और उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि जो जानकारी आपने मांगी है वो इस कार्यालय से संबंधित नहीं है, आप उस कार्यालय में आरटीआई लगाएं, या आपका आवेदन पत्र उस कार्यालय में भेज दिया गया है और आपको पता है कि वो जानकारी इसी कार्यालय में है। तो इसमें जो है, जो आवेदक है वो भी खींच जाता है, उसको लगता है कि ये तो यार फालतू में घुमा रहा है, हमें जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए थी और इस तरह से परेशान करें। तो फिर यहाँ पे अपीलों की बात आती है, फिर यहाँ पे बात आती है इसको हम तो मजा सिखा के रहेंगे, अब तो हम इसकी शिकायत करेंगे, धारा 18 के तहत द्वितीय अपील करेंगे, इसको जुर्माना लगाएंगे, और लड़ाई फिर यहाँ पे चालू हो जाती है। जो इसका मूल उद्देश्य है जो आरटीआई एक्ट का है। हाँ जी, हाँ जी, जी मैं आपको
सर राहुल कुछ सर ऐसे कुछ बोलना एग्जांपल चाह रहे बताता हैं। हूँ। मैं 13-14 साल PIO भी रहा हूँ और कई बार ऐसा हुआ है कि मैं 30 दिन में सूचना नहीं दे पाया, लेकिन मैं जब एप्लीकेंट को एक पहला रिप्लाई 30 दिन के अंदर दे देता था और उसमें लिखता था कि भाई ये जो बचे हुए 1-2 बिंदु है इसकी सूचना आपको यथाशीघ्र निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो मैंने देखा कि ज्यादातर एप्लीकेंट जो है वो अपील और कंप्लेंट के चक्कर में पड़ते नहीं है। और CIC ने भी अपने कुछ ऑर्डर्स में कहा है कि द PIO मस्ट टेक द एप्लीकेंट इनटू कॉन्फिडेंस, कि आप उसको एक विश्वास में लेके यदि काम करते हैं और आपके इंटेंशन यदि सही है, जैसा अभी राहुल सिंह साहब ने कहा कि इंटेंशन पता चल जाता है। तो जैसे बड़ी एप्लीकेशन आती है और मैं 30 दिन में, कई बार मैंने सूचना नहीं भी दी, मैं 32 दिन देता हूँ, 35 दिन में देता हूँ, 40 दिन में देता हूँ, कभी कभी 2-3-4 इंस्टॉलमेंट में भी मैंने दिया है, लेकिन केस खत्म कर दिया है। तो इस तरह से यदि काम किया जाए तो मुझे लगता है कि ज्यादातर एप्लीकेंट जो है वो लिटिगेशन में या ऊपर अपील या कंप्लेंट करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। थैंक यू ठीक सर। है शिवानंद जी, अब हम समय भी हो गया है। बिल्कुल सर, अब हम देवेंद्र अग्रवाल जी सुन पा रहे हैं क्या आप? देवेंद्र जी कुछ बोले नहीं। हाँ, देवेंद्र अग्रवाल जी बिल्कुल शांत रहे शुरू से, वो को होस्ट हैं हमारे कार्यक्रम के। और नहीं, नमस्कार सर। मैं बोलना भी पड़ता है। जी नहीं भाई, आप एक्चुअली नहीं आप बोल रहे थे कि हम आप बोलिए। हाँ, आपको हम सुनना चाह रहे हैं और फिर आपको मैं इनवाइट करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स लास्ट में आप थोड़ा सा वोट ऑफ थैंक्स सबको, हमारे जो इनवाइटेड स्पीकर थे उनको नहीं वोट सर, ऑफ आप थैंक्स करें अच्छा और अपनी कार्यक्रम बात अभी रखें। तक आपके नेतृत्व में हम लोग करते आ रहे हैं। राहुल जी हमारे साथ हमेशा सहयोग किए हैं और इस तरीके से कार्यक्रम में हम लोगों के मन में कोई वो नहीं है कि आप कर रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। हम अपने उसमें बात सुन रहे हैं आप तो ठीक है। सही तरीके से सही दिशा में कार्यक्रम चल रहा है और हम लोग यही चाहेंगे कि इसी तरीके से चलता रहे। बस मैं एक ही चीज बोलूंगा कि समय के साथ जरूरतें थोड़ी बदलती रहती हैं, साथियों की भी जरूरतें बदल रही हैं और हमको उन लोगों का भी उनके जरूरतों को समझते हुए हमें अपने काम करने की शैली में थोड़ी से बदलाव लाने पड़ेंगे और उनको भी सुनते रहना पड़ेगा, उनसे सलाह मशवरा लेते रहनी पड़ेगी कि हम कैसे अपने आप में सुधार लाएं, क्या करें, कैसे करें। सिर्फ सवाल जवाब समस्या का हल नहीं है, सवाल जवाब जिंदगी भर आते रहेंगे। उनको सिखाने की भी जरूरत है, उन्हें समझाने की भी जरूरत है, उनके लिए कुछ करने की भी जरूरत है। कुछ मतलब हमेशा कुछ करते रहना पड़ेगा, अलग अलग, एक ही शैली में नहीं चल पाएगा सर। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल जैसा बिल्कुल आप लोग हमेशा आपके नेतृत्व में काम कर रहे हैं सर। बाकी आप स्वतंत्र हैं देवेंद्र अग्रवाल जी, आप अगर कोई इसमें काम करना चाहें लोगों के लिए तो सभी लोगों का इसमें पूरा सपोर्ट रहेगा। और वेबिनार तो खैर वेबिनार टाइप ही चलेगा, जो वेबिनार चलता है हम लोग यहाँ पर बैठ करके चर्चा ही करते हैं बस। और एक्चुअली सर क्या है कि आज हमारी 50वीं वो है, इसलिए आज तो ये नहीं रहेगा, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि लोग कुछ जुड़ते हैं कुछ छूटते हैं, हमें छोड़ना नहीं है, जोड़ना ज्यादा है। छूटे तभी जब बहुत जरूरी हो। एक्चुअली साथी जब छूट रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं तो थोड़ा सा दुख होता है। आप बताइए कौन कौन से हमारे छूटे हैं साथी, हम उनसे क्षमा याचना करेंगे, कोशिश करनी पड़ती है और हम उनको वापस बुलाएंगे एक आध सेशन, बल्कि उन्हीं के लिए रखेंगे। नहीं, क्षमा याचना वाली बात नहीं है सर। नहीं भाई, क्यों वो छूट रहे हैं, हम उनको जानना चाहेंगे। सेशन वाली बात नहीं है, चीजों को, जरूरतों को समझने वाली बात है। शिवानंद जी एक ऐसा रखा, नहीं एक्चुअली आज बहुत ज्यादा लेट हो गया है, आप लोग 11 बजे से आए हैं, 3 बजने वाला है, तो नहीं कोई बात नहीं, जो हमारा दिन है लोग अभी सही दिशा पे था और उसको आज जाने देते हैं। अगले बार हम मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ, एक बार हमको थोड़ा सा अलग से वैकल्पिक सोच और चर्चा की जरूरत है, जिसमें हम अपनी चीजों को सुधार कर सकें। बस इतना ही था मेरा यही था सुझाव। एक मीटिंग ऐसी रखी जाए जिसमें लोगों की तकलीफ, देवेंद्र जी की जो दुख है वो जो है उनका वही दुख है जो सबसे बड़ा, कि लोगों को सुन के उनके जो कार्य प्रणाली में हो रहा है। तो एक मीटिंग ऐसी रखी जाए जिससे आम लोगों को भी जुड़ा रखा जाए, दूसरे में वो अपना आप जुड़े रहेंगे कि आज ये होगा। तो अपने को इस तरह से, देवेंद्र जी मेरा सुझाव है, आपने जो बताया, और शिवानंद जी से मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अपन लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आप लोग सब उचित समझे, क्योंकि आपका दुख हमेशा रहता है। आम लोगों का जो है, मैं भी यही सोचता हूँ, आम लोगों की तकलीफें ज्यादा है जो RTI लगा रहे हैं, और उनको समझना और वो कैसे आगे बढ़ पाए, अपने को वो है मोटिवेशन आपका यही है शिवानंद जी का। तो अपन यही चाहते हैं कि अपन लोगों को कैसे आगे ले जाएं, उनकी तकलीफें सुन के उनको कैसे सुझाव दें वो आगे बढ़ सके।
राहुल सिंह बैठे हैं, आप शिवानंद जी इस पे कर ही रहे हैं काफी काम। नहीं सर, बड़ा तो दुख होता है देवेंद्र कि जी के सुझाव पे मेरा ये मतलब हम लोगों की सहायता करने के बाद उनको जानकारी तक नहीं दिलवा पाते, और ऐसी साधारण जानकारी नहीं दिलवा पाते जो उनको बिना मेहनत के मिल जानी चाहिए। तो अपनी समझ पर भी दुख होता है और उनके लिए कुछ नहीं कर पाने का भी दुख बना रहता है। और सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि लोगों का विश्वास उस कारण से आरटीआई से उठता जा रहा है। तो कुछ हद तक हम उनको ये नहीं बोल पाते हैं कि तुम गलत हो, कुछ हमें अपने सिस्टम से दुख है, खुद अपने कुछ साथियों से दुख है, कुछ अपने काम करने के प्रणाली पे दुख है। सब चीजों पे सुधार करने की जरूरत है और इसमें सतत प्रयास हमेशा बनाए रखना पड़ेगा। सतत प्रयास ही हमारे काम को आगे बढ़ाएगा। गैलेक्सी M01 कौन है हमारे साथी? गैलेक्सी M01 उन्होंने लिखा है कि संजय शुक्ला हैज लेफ्ट दिस ग्रुप, आई एम वेरी सैड अबाउट इट। संजय शुक्ला जी को बुलाइए आप अगले मीटिंग में, और उन्होंने क्यों ग्रुप को छोड़ा उनसे हम पूछते हैं। अरे बेटा तो शिवेंद्र मिश्रा जी सुन पा रहे हैं? नित्यानंद जी बिल्कुल सुन रहे हैं संत जी। हाँ नित्यानंद जी हैं क्या? नित्यानंद जी, मेरा एक कहना था, निवेदन था ग्रुप के सभी सदस्यों से कि जिस तरह से डोर टू डोर है, हमारा मानना है कि शिवानंद जी लोगों से संपर्क करके उनकी समस्याएं दूर कर रहे हैं, उससे ज्यादा तो लोग जाकर के करना संभव है। क्योंकि हम लोग भी हैं, आपके टीम के मेंबर ही हैं, तो देखते हैं कि कभी महीने 2 महीने में फील्ड में जा पाते हैं। लेकिन शिवानंद जी पूरे लॉकडाउन में आपने जिस तरह से लोगों से मिल करके, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की रही हो, चाहे आरटीआई जन जागरूकता रहा हो, अब इससे ज्यादा सुधार है, यदि संभव है तो बिल्कुल करना चाहिए। पर मेरा मानना है कि इसके आगे संभव ज्यादा नहीं है। हमारे रीवा स्तर पे हमने देखा है कि रीवा में जितने लोग काम करते हैं, जिस तरह से डोर टू डोर शिवानंद जी ने मिलकर लोगों के साथ काम किया है, उतना हम लोग चाह भी कर पाए। नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं है। शिवानंद जी जो काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हमारे किसी भी साथी को इस बात की कोई शंका या संदेह नहीं है कि शिवानंद जी ने कोई काम पे कसर छोड़ी है। एक्चुअली हम भिन्न भिन्न प्रांतों से और भिन्न भिन्न जिलों से हैं और हमारी जरूरतें बहुत अलग अलग है, लेकिन हमको सबको लेके चलना है, क्योंकि हमारी आवाज यूनिटी में होगी, नेशनल लेवल पे होगी, तभी उस चीजों का असर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। और हम सब, और शिवेंद्र मिश्रा जी, हम बिल्कुल आप लोगों के साथ, शिवानंद जी हम बनीता शेट्टी जी लेवल पे आ गए। जी बनीता शेट्टी जी को हम यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। बनीता शेट्टी जी हैं और ये मुंबई से हैं। बनीता शेट्टी जी गैलेक्सी M01 से हैं। मैडम थोड़ा सा आप क्या अपना वीडियो ऑन करेंगी और कुछ 2-4 शब्द आप रखें। आप बेसिकली हम बता दें कि बनीता शेट्टी जी हैं वो हाँ जी प्रिजन रिफॉर्म के लिए आप काम कर रही हैं बनीता शेट्टी जी, और कुछ 2-4 शब्द आपको हम सुनना चाह रहे हैं इस मीटिंग में। आप अपना अनम्यूट कर लें बनीता शेट्टी जी। Yes, I'm Vanita Shetty from Mumbai, and I work for Prison Ministry for the underprivileged and innocent prisoners, especially for ladies. और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग, I mean, we were not able to give justice to them. There are many lawyers who does free of charge, but still, there are some hidden, costs for them. They will say later on, we will help these ladies, and they get in touch with those ladies. That is very disappointing. और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्रिजन मिनिस्ट्री में आके लोग मुझे कहते हैं कि क्रिमिनल, I mean, I'm not able to, can you hear me? What I'm talking? आपकी आवाज आ रही है। जी आ रही है आपकी। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेशली फॉर लेडीज, those who are under trial, उनको ज्यादा हेल्प करना चाहिए. That is why I want more and more people to come into my prison ministry. If we can all come and we can give our time, that's all. Not money is required, just time. And all over India, कि अभी हम लोग को तिहाड़ जेल में परमिशन मिला था जाने के लिए, but we did not go क्योंकि join me, और मेरे पास ना एक अभी केस आया हुआ है एक लेडी का, जो वो बहुत अभी उम्र की है, 65 इयर्स, और उसने एक इन्वेस्टमेंट किया है पुणे में, तो बिल्डर 5 जगह मर गए
और उनको जो चेक मिला है 3 बार बाउंस हुआ है. So I told her to file a case under section 138. But how do we go about it when a person is dead? Builder is dead. Yes. They build a grand builder. His name is Grand Builder Rashid Bhai. He's a Muslim. We have some advocates on board, so probably they can give you better suggestions like how to go about it. जी, इसमें मैं उपाय बताता हूँ इसमें. हाँ, वीरेंद्र कुमार जी. जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 का जो धारा 138 है, जो चेक बाउंसिंग से संबंधित है, दैट इज एक्चुअली ए क्रिमिनल प्रोविजन. इंसान के मरने के बाद क्रिमिनल लाइबिलिटी तो खत्म हो जाती है, तो क्रिमिनल एक्शन आप नहीं ले सकते, आप उसको 2 साल जेल भेजने का जो उपाय है वो आपके पास नहीं रहा. लेकिन जो अपनी पेमेंट है वो एक सिविल रेमेडी है. सिविल रेमेडी के लिए सिविल कोर्ट में या जो भी केस करना है तो वो आप परस्यू कर सकते हैं, बिकॉज मरने के बाद भी जो सिविल लाइबिलिटी है दैट डिवॉल्व्स अपॉन हिज एस्टेट, तो उसके जो वारिसदार है या जिनको उनकी संपत्ति गई है तो वो लोग जो है उनको वो देना, उनकी देनदारी बनती है. तो इसमें सिविल रेमेडी कर सकते हैं. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 आप भूल जाइए, क्रिमिनल रेमेडी आपको नहीं मिल सकती. Okay. So under which section we have to file under civil court? ये सिविल कोर्ट में फिर वो ये कि जो ऑर्डिनरी ये होता है ना कि जैसे लोन है, लोन किसी ने नहीं चुकाया तो इसका ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट में रेमेडी है, तो उसमें आप सीपीसी के मुताबिक आप प्रोसीड कर सकते हैं. क्रिमिनल रेमेडी. And any benefit for us? So I mean, she is a very old lady, 65 years. In a पैसा convent मिल school, she सकता was है. a teacher. सिविल कोर्ट पैसा भी दिलवा सकता है, कॉम्पेंसेशन भी दिलवा सकता है कि उसको जो मेंटल हरासमेंट या जो भी हुआ, डिले हुआ, ब्याज भी दिलवा सकता है. सिर्फ क्रिमिनल रेमेडी देंगे, बाकी सिविल जो पैसा वापस मिल सकता है इसमें वो भी मिल सकता है, कॉम्पेंसेशन और इंटरेस्ट भी मिल सकता है. तो इसके लिए सीपीसी के मुताबिक रेरा में वीरेंद्र कुमार जी, वहाँ जो मुंबई रेरा होगा, ये महाराष्ट्र का जो होगा रेरा अथॉरिटी, हाँ, यदि वो उसमें भी हो सकता है. यदि वो मामला रियल एस्टेट से संबंधित है, जमीन जायदाद से संबंधित है, तो फिर वो रेरा में भी रेमेडी मिल सकती है. Okay. I understood. Yeah. रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा महाराष्ट्र में मिल सकता है ये रेमेडी, यदि ये रियल एस्टेट से संबंधित. Okay. I got it. And thank you so much. तो सर यदि इजाजत हो तो फिर इसको बंद किया जाए. हम लगता है कि 4 घंटे टच कर रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. आप सभी का शुक्रिया, सुरेंद्र जी, देवेंद्र जी, शिवानंद जी. शिवानंद जी का सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं. 50वीं वेबिनार बहुत ही सफलतापूर्वक की जा रही है और आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी. हमारी आपकी दीर्घायु हो और इसी तरह से लगे रहें आप. हमारे सभी साथियों और अतिथि महोदय को सबको शुभकामनाएं. सभी साथियों और शिवानंद जी के प्रेम से ये चल रहा है और आगे भी और अच्छे से हम काम करेंगे. हमारी तरफ से भी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं 50वें वेबिनार की. किसान सुब्रत रीवा से. राहुल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. और हमारी लाइट भी गोल हो गई है और बैटरी भी अब 0 की तरफ जा रही है, तो अब इसी के साथ इसको बंद करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी. धन्यवाद शिवानंद भाई जी. धन्यवाद सभी को. नमस्ते. प्रणाम सब लोगों.